तो एक एक दिन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और दिवाली की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और आज जो पड़ाव है वो धनतेरस का पड़ाव है। तो इसलिए इस धनतेरस पे हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और मैं बोलूँगा कि आप ET Now इंग्लिश की तरफ से भी, हमारे बड़े भाई जैसे हैं उनकी तरफ से भी आप सबको पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही हम दिवाली की तरफ कूच कर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, भले हमारे हैं भी नहीं भी हैं, तब भी उन सभी व्यूअर्स को जो बिज़नेस चैनल्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन सब का भला ही हो, उन सब की हेल्थ बने, उन सब की वेल्थ बने। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मंगलवार का दिन मंगलमय होते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। मेरे दोनों सहयोगी भी अगले 2.5 घंटे मेरे साथ रहेंगे, अभिषेक और सृष्टि, और हम मेहमानों को जोड़ लेंगे अपने साथ, ताकि धीरे धीरे करके सारी की सारी चीज़ें आपके साथ रखते जाएं और सिलसिलेवार तरीके से रखें, ताकि कोई फश फश ना हो। आराम से आप बैठें और आराम से आप एंजॉय कीजिए इस पूरे कार्यक्रम को। तो अगले 2.5 घंटे हमारे साथ आप बने रहिएगा। सबसे पहले आज की 4 विंडो में अहम ट्रिगर आपको दिख जाएंगे, पहले मैं वो रखता हूँ आपके सामने, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके उन्हीं सब पॉइंट्स को, यानी कि उन सब परतों को हम आपके सामने खोलते जाएंगे। डाउ जोन्स करीब 350 अंक बढ़ा है। गिफ्ट निफ्टी इस समय 350 के आसपास है, ध्यान रखिए। और फ्यूचर्स हैं 24,350 और हमारे पास कल की क्लोजिंग है 24,300 के आसपास की। ब्रेंट क्रूड का भाव 71 के आसपास आ गया। कॉमेक्स पर सोना 2760 के करीब है। ये जो ब्रेंट में कल गिरावट आई है, आज हो सकता है तेज़ी मिले, क्योंकि ये बिल्कुल 3:30 बजे के आसपास इंडियन मार्केट में, फिर ग्लोबल मार्केट में भी उसी तर्ज पर ही समय के अनुसार थोड़ा गिरावट आ रही है। तो इसका पूरा रिफ्लेक्शन कल ना होकर आज ज़्यादा आएगा। फेडरल बैंक अनुमान के मुताबिक नंबर्स रहे हैं, इसके नंबर्स अच्छे रहे इनफैक्ट मैं बोलूँगा, और एयरटेल के भी अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे। और आप इसमें हेक्सागन वाली खबर भी आप देख पा रहे थे। अच्छा, एक और चीज़, आज मारुति के नंबर आने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ये काफ़ी हद तक आज मार्केट के ट्रेंड को भी डिसाइड करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि कंजम्पशन का और बड़ा प्ले है, क्योंकि बार बार कंजम्पशन पे कई क्वेश्चंस उठे, तो मारुति उसको क्लियर कर सकता है आज। दूसरा, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप की 2 बड़ी कंपनीज, और साथ ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, बड़ी कंपनी सिप्ला के भी नंबर्स आज आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। तो 4 अहम ट्रिगर हैं। अब हम थोड़ा कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स वगैरह, डोमेस्टिक मार्केट्स, सब संकेत क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सृष्टि। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि लक्ष्मी गणेश और कुबेर जी का वास हमेशा ही रहे और ये दिवाली और भी खास हो। जिस तरीके से थोड़ी सी अगर मायूसी कहें और जिस तरीके से गिरावट हो रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर्स को परेशान ज़रूर कर रही थी, पर अब जो मार्केट्स में तेज़ी लौटी है, उम्मीद है कि यहाँ से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी ऐसे ही ऊपर रहें। पर इस बीच जो मार्केट्स की तेज़ी है, उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल बाजार, और कल भी अगर हम देखें तो ग्लोबल बाजारों से पॉजिटिव ही संकेत रहे हैं। पर अब एक बड़े इवेंट की ग्लोबल मार्केट्स भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि है US फेड इलेक्शंस। अब अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ चीजें उभरती हुई नजर आ रही हैं। रोज हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, कौन जीतेगा, उस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, वहां से काफी एक्साइटमेंट है। पर आइए विस्तार से समझते हैं कि ओवरनाइट क्या कुछ हुआ US के बाजारों में, साथ ही फिलहाल अभी एशिया बाजारों का क्या कुछ हाल है। और अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल बाजारों में। गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग। दी आपको भी धनतेरस की, धनत्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान धन्वंतरी से और माँ लक्ष्मी से हम ये उम्मीद करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि FIs भी लौट आए, जो एक चिंता बाजार के लिए निश्चित तौर पर बनी हुई है। लेकिन अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें, संकेत ठीक है आज के लिए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वहां पर हम वॉलिटिलिटी देख रहे हैं। सुबह के टाइम में जब मैं चेक कर रहा था 50 अंक ऊपर था, फिर उसके बाद सपाट हो गया, अभी 20 अंकों के आसपास की तेजी दिख रही है। लेकिन डाउ जोन्स में लगातार 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगते हुए कल दिखे 273 अंकों की तेजी। और अगर हम नेस्डेक की, S&P की बात करें, वहां पर भी 0.25% के आसपास की हमने बढ़त देखी है। दरअसल क्रूड में जो गिरावट आई है, $71 के आसपास का ब्रेंट क्रूड है। अगर हम WTI की यानी कि नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो वो तो और नीचे चला गया है। उससे चलते अमेरिकी बाजारों को भी सपोर्ट मिला है।
हालांकि बॉन्ड यील्ड में बढ़ा था, उसके चलते गेन्स थोड़े से अमेरिका में कैप्ड रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजी तीनों इंडेक्स में काफी दिनों के बाद हमें देखने को मिली है। आज जॉब ओपनिंग, लेबर टर्नओवर के आंकड़ों पर नजर रहेगी बाजार की, हाउसिंग प्राइसेस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े भी फोकस में रहेंगे। लेकिन जो कुछ बड़े ट्रिगर है अमेरिकी बाजारों के लिए वो खड़े हैं बड़ी IT कंपनीज के नतीजे। उसके बाद 5 नवंबर को तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हैं ही। अल्फाबेट के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, मेटा के, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे कल आएंगे और एप्पल के नतीजे गुरुवार को आएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के नतीजे काफी क्रूशियल होंगे। एशियाई बाजारों से अगर हम बात करें तो संकेत आज थोड़े मिक्स्ड हैं। गिफ्ट निफ्टी में करीब करीब 20 अंकों के आसपास की आप तेजी देखेंगे, 24,350 के आसपास की गिफ्ट निफ्टी। जापान के बाजार में लगातार दूसरे दिन हमने तेजी का सत्र देखा है और आज भी देख रहे करीब 1% से ज्यादा की तेजी वहां पर है, क्योंकि येन कमजोर हो रहा है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने के चलते। जिस तरह से जो रूलिंग कोलिशन है उसको स्नैप इलेक्शंस में हार मिली है, येन वीक हो रहा है। अब चूंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है तो येन के वीक होने से बाजारों को फायदा मिलता है। लेकिन कोरिया के बाजार में और हम देख रहे हैं कि चीन के बाजार में आज कमजोरी है। तो अगर हम एशिया से संकेत की बात करें वो मिक्स्ड है, लेकिन निश्चित तौर पर कच्चा तेल वो हमारे लिए एक सपोर्टिव फैक्टर जरूर है। अभी भी कमजोर है कच्चा तेल, $72 के नीचे के भाव है, $71 के आसपास एक ब्रेंट क्रूड का भाव। और एक संकेत अगर हम बिटकॉइन की बात करें, काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं थोड़ा एक्शन बढ़ा वहां पर, और जून के बाद पहली बार जो भाव निकल गया है $70,000 के ऊपर निकल गया है बिटकॉइन का भाव। तो आज संकेत ज्यादातर अच्छे हैं। क्रूड में नरमी है, अमेरिकी बाजारों में तेजी है, एशिया में भी ज्यादातर बाजार मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहे हैं और कल की स्ट्रेंथ हम लेके आ रहे हैं भारतीय बाजार की। आज हम गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग के ही संकेत दे रहा है। लेकिन कल एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि बाजार मजबूत तो हुए हैं। हमने 24,350 के आसपास की क्लोजिंग देखी है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से 150 अंक नीचे बाजार बंद हुए हैं और एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है। कल भी हमने देखा कि 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग कैश मार्केट में आई है और नेट अगर हम अक्टूबर की बात कर लें तो 1,03,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो चुकी है। तो इसको किस तरह से देखें, कैसे समझें, इनको जरा समझते हैं आंकड़ों को। हमारे साथ डिम्पी जुड़े हुए हैं। डिम्पी, एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस के अगर आंकड़े देखें तो वो थोड़े से एनकरेजिंग साइंस जरूर दे रहे हैं। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं एफआईज के आंकड़े को? और लॉन्ग होल्डिंग जैसे कि 35 से थोड़ी सी बढ़ के 36 हुई थी, क्या आज भी कोई बदलाव है? बदलाव है, निश्चित तौर पर बदलाव है और वो 36 से बढ़कर 40 हो गई है। कल का मार्केट का सेशन देख के ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर कम से कम एफआईज खरीदे ना खरीदे, कम से कम बेचे ना बेचे, खरीद ज़रूर रहे होंगे। तो कल एग्जैक्टली वही नंबर आया। कल करीब 4% एफआईज की होल्डिंग बढ़कर आई। और मैं आप बताऊं, मैं कई सालों से F&O के डाटा देख रहा हूं, कई साल हो गए। तो उन सालों में मैंने ये नोटिस किया कि ये जो 35-36% वाला एरिया ना बड़ा क्रिटिकल एरिया होता है, जहां पर आके एफआईज टिपिकली रुके हुए होते हैं। यहाँ पर रिटेलर्स को एक काम हमेशा करना चाहिए, सिस्टम में रहो भी और ना भी रहो वाला कंसेप्ट अपना लेना चाहिए। कैसे रहो? रहो ऐसे कि जो पक्के शेयर्स हैं उनमें बने रहो। छोटा मोटा उतार चढ़ाव जरूर आएगा, लेकिन उससे डरना नहीं, घबराना नहीं। अच्छे शेयर्स के साथ टिके रहना, बुरे शेयर्स को छांटते जाओ। अगर आपका पोर्टफोलियो हैवी है उसको लाइट कर दो। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रॉर्डनरी कहीं भी कोई चीज़ की ज़्यादा वेटेज है उसको लाइट कर दो। थोड़ा पैसा कैश में बचा के रखो। मेजर डिप के अंदर पैसे को इन्फ्लो करो। कैसा डिप आए, मान लो 5% का डिप आया इंडेक्स में, कर लो एंट्री, फिर बिना किसी से पूछे करो और ये टिपिकली बुल रन के अंदर करो। ये मैं आपको कई साल के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जब भी एफआईज की होल्डिंग 30 से लेके 35-40 के बीच में होती है तब आपको ये काम करना चाहिए। ये हैंस प्रूव्ड फार्मूला है, बैक टेस्टेड फार्मूला है। आप देखेंगे कई सालों के बैक टेस्टेड फार्मूले से यही 30 और 45% की होल्डिंग्स में टिपिकली बाजार नीचे तो नहीं जाता, लेकिन ऊपर थोड़ा किश्तों में आता है। तो ये उसी फेज़ के अंदर हम निकल रहे हैं। बाजार को कल एक पहली किश्त मिली जिसमें हमने ना केवल अपने आप को रोका बल्कि थोड़ा सा ठीक भी किया। कल भी मैंने आपसे यही बात की थी, मैं आज फिर से यही बात रिपीट कर देता हूँ। बाजार में कुछ नया और पॉजिटिव नहीं हुआ। कल भी मैंने ये बात पॉइंट उठाया था, नया कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, पॉजिटिव भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब आप ख़राब में से भी अच्छा ढूंढने लग गए। आप ईरान इजराइल वाले मैटर्स में आपने अच्छा ढूंढा कि देखो दोनों ने बड़ा वॉर कर दिया, अब शायद सीज फायर हो जाएगी, ये पॉजिटिव आ गया बुरे में से। फिर आपने बोला कि एफआईज की बहुत ज़्यादा बिकवाली है इसलिए एफआईज पॉजिटिव हो सकते हैं, कल हुए भी तो ये अच्छा हुआ। हाँ, फिर आप ये बोल सकते हैं वैल्यूएशन हो गई। फिर आपने कल बताया कि 50 में से आप 27 कंपनीज का नंबर आए, अब बराबर हो चुका है बेहतर और ठीक वाले शेयर्स के बीच में जिनके नंबर्स आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो ख़राब थी ना,
तो कल उस जगह पर आके पड़ाव पे आके रुकी जहाँ पे लगा कि अब बस अब बहुत हो गया, अब एक छोटा सा पुल बैक, जिसको हम हमारी टेक्निकल्स की भाषा में एक डेड कैट बाउंस कहते हैं, वो एक छोटा सा कल आया। क्या मार्केट ने कल ही कल में अपने आप को पूरा ठीक कर लिया? उसका जवाब है ना, कल ही कल में मार्केट ने पूरा ठीक नहीं किया। मार्केट को ठीक करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। मैं दो नंबर आपको याद करवा देता हूँ बाकायदा, 51,800, 24,800। 24,800 निफ्टी का ले आओ, 51,800 बैंक निफ्टी का ले आओ, क्लोज करवा दो। उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं कि हाँ, एक राउंड की पूरी गिरावट रुक गई। मैं देखो आपको डाउट में या संशय में नहीं रखना चाहता, मैं हर बात सिर्फ और सिर्फ डाटा अनुसार ही बोल रहा हूँ। कल जब एफआईज की होल्डिंग 40% के आसपास आई तो मेरे को अच्छा भी लगा और मेरे को ये भी लगा कि भैया चलो ठीक है, एफआईज कुछ तो बढ़े। लेकिन मेरी एक चिंता भी बढ़ रही है कि सारा चीज़ एफआईज डिपेंडेंट क्यों हो रहा है पूरा मैटर। अभी आप 4% एफआईज को तोड़ दोगे, जो 158 पॉइंट अभी आपको निफ्टी पे दिख रहे हैं ये डाउन दिखेंगे। फिर एफआईज 2-4 पॉइंट ऊपर आते हैं तो मार्केट ठीक हो जा रही है। रिटेल और डीआईज ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट इस समय खड़े हैं। मैं इसमें थोड़ा रिटेल का भी काउंटर करूंगा। ये अच्छी चीज़ भी है कि रिटेल अब अपने पेशेंस नहीं खोता और बहुत जल्दी ऊपर नीचे अपनी होल्डिंग्स को नहीं करता, बहुत ही सुदृढ़ होकर खड़ा है। लेकिन बहुत हद तक अभी भी हमारी डिपेंडेंस एफआईज के नंबर पे और एफआईज के रोल पे है। ये धीरे धीरे करके हमको इन ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम कम करनी होगी। हम ये नहीं चाहते कि वो पैसे कम लगाएं इंडिया में, बट उनकी डिपेंडेंस इंडिया में किसी न किसी तरह से हेज के तौर पर करनी ही होगी और उसमें डीआईज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है डीआईज से कि थोड़ा वो आगे निकल के आए। दूसरा पॉइंट, कल जब मैं नंबर्स आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ 40% लॉन्ग है एफआईज, ये 36 से बड़े हैं। रिटेल के पास 65% की लॉन्ग पोजीशंस हैं और डीआईज के पास करीब 40% की लॉन्ग पोजीशंस हैं। एथिकली देखा जाए तो एफआईज और डीआईज अब बराबर हो गए, 40% मार्केट का शेयर लेके बैठ गए हैं और सबसे बड़ा शेयर के तौर पर अभी भी रिटेल है। इन दोनों का पार्टिसिपेशन और चाहिए। डीआईज आएगा तो बाजार कंसोलिडेट करेगा, एफआईज आएगा तो बाजार थोड़ा चलेगा। तो ये मोटा मोटी आंकड़े हैं। दूसरा पॉइंट, मैं इसी आंकड़ों के साथ में एक एफआईज का ऑप्शंस का नंबर भी जोड़ देता हूँ। कल करीब 37,000 करोड़ रुपए का आया है। ये काफ़ी दिनों बाद एक बड़ा नंबर ऑप्शंस के अंदर आया है और ठीक डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले आया है। तो एक्सपायरी को भी आप बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट मानिए। सभी लोग एक्सपायरी को सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ ये डेरिवेटिव्स वालों का काम है, हमें इससे क्या लेना देना। मैं आपको बताऊं, आपको सबसे ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि एक्सपायरी पे ही जब रोल ओवर्स होती हैं चीज़ें या उसी से ही एक तरह की लीकेज होती है डाटा की और वहाँ से आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हो कि मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है। बीच बाजार में आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे चीज़ें रोल्स हो रही होती हैं वैसे आपको पता लगेगा। मैं आपको रोल ओवर के दो नंबर बता देता हूँ। निफ्टी का रोल ओवर करीब 30% अराउंड है और बैंक निफ्टी का रोल ओवर 44% है। रोल ओवर कम है। कम रोल ओवर का मतलब क्या है कि पोजीशंस यहीं कट रही हैं, मंदी और तेज़ी आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो जितना रोल ओवर कम होगा अगली सीरीज़ उतनी लाइट जाएगी, जितना रोल ओवर ज़्यादा होगा ये वाला हिस्सा ही अगले बार में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए मैं चाहता भी हूँ कि थोड़ा रोल ओवर कम हो और यहीं चीज़ें सेटल हों तो ज़्यादा बेहतर है। क्या तो देखते हैं रोल ओवर्स के डेटा किस तरीके से पैन आउट होते हैं और वो एक अहम चीज़ है जो कि आपको फ़िलहाल जो है बाज़ार में ध्यान रखनी है। पर डिम्पी, अब निफ्टी पे आ जाते हैं। समझते हैं आपसे कि क्या होनी चाहिए निफ्टी पे आज की रणनीति, क्योंकि कल तो एक शानदार तेज़ी, एक समय पे तो देखिए 250 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली। पर आज के लिए क्या कुछ संकेत बन रहे हैं डिम्पी निफ्टी 50 के लिए? देखिए, कल और आज में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी का फ़र्क है, बस और कुछ नहीं है। कल भी वही सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है, ऑलमोस्ट डाटा सारा वैसे ही है। बट कल 250 पॉइंट चलने में और आज के 250 पॉइंट चलने के बीच के जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि कल आपका बहुत अच्छा दिन था, इसमें पुल बैक ट्रेड मिलना था और आपको मिला भी, बहुत बड़े गैप के साथ भी नहीं खुले। एक लेवल पे आज 70 पॉइंट आने के बाद फिर से निफ्टी लाल निशान में गया था और फिर से चला 250 पॉइंट। तो यानी कि कल आपको पूरा भरपूर मौका मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर स्विंग ट्रेड का। लेकिन आज शायद ऐसा नहीं मिले। आज मेरे हिसाब से बाजार थोड़ा डल रहेगा। वजह, एक तो आज 29 तारीख हो चुके हैं, कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, परसों निफ्टी एक्सपायर करेगा। दूसरा पॉइंट, आपके डाटा में एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ, ये जो मार्केट में तेज़ी आई कल शॉर्ट कवरिंग की बदौलत आई, यानी कि सिस्टम में जो शॉर्ट्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत कवर किया। दो हिस्सों से कवर हो सकते हो आप। पहला हिस्सा, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर के अंदर बहुत पैसा बनाया तो इसलिए उन्होंने कवर कर लिया।
दूसरा हिस्सा उनको रोल नहीं करना था अपने नेगेटिव, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे आके प्लस कर दिया। तो कहने का मेरे मतलब है कि जो थोड़ी नेगेटिविटी सिस्टम के अंदर पड़ी थी वो काफ़ी हद तक कल एब्जॉर्ब की गई। ये परसेंटेज में कितनी है मैं वो भी बता देता हूँ। करीब करीब 15% के आसपास ओपन इंटरेस्ट की शेडिंग हुई, इसमें नेगेटिविटी थोड़ी झटती हुई दिखी है, लेकिन मार्केट ने कोई बहुत अच्छे लेवल्स अचीव नहीं किए। दो चीज़ें होती हैं, आप ये देख पा रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -18% हुआ, लेकिन प्राइस एक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ। प्राइस एक्शन थोड़ा 1 से 1.25% का आना चाहिए था, यानी कि कल कम से कम मार्केट को, कम से कम नहीं तो 24,500 के आसपास या उसके नियर बाय क्लोज करना चाहिए था। कल क्लोजिंग कहाँ मिली? 340 पे। तो क्लोज का लेवल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे चला गया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एग्रेशन फुल फ्लेज नहीं था। अच्छा, वो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि लोग डरे हुए इतने हैं, बैठे इतने हुए हैं कि पैसा डालने में डर लगता है, और जैसे ही 2 पैसे बनते हैं अब उनको तुरंत बुक करना है, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। वो जिस भी डिप में प्लस करते गए उस डिप से नुकसान होता गया उनको। तो इसलिए कल जिन लोगों ने भी पोजीशंस बनाई, कल उन्होंने इंट्राडे समेटने में ज़्यादा समझदारी दिखाई। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कम हुए हैं कल, ये डिलीवरी डाटा से भी पता लग रहा है। तो आज के लिए क्या करें सर? अब आज के लिए देखो 24,000 तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही है, लेकिन उसके ऊपर कल मार्केट ने एक कोटिंग कर दी, एक लेयर बना दी। वो लेयर कौन सी बनाई है? 24,200 की। तो 24,200 जब तक अब नहीं टूटेगा तो 24,000 पे खतरा नहीं है। अब आप एक लेयर के अंदर आ चुके हो, यानी कि एक राउंड की प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपको मिल गई है। तो 24,000 24,200 दो अहम सपोर्ट एरिया हैं। ऊपर जाते समय 24,500 पे रेजिस्टेंस शुरू होगा जो 650 तक जाएगा। तो 24,500 से 24,650 आपका दो रेजिस्टेंस पॉइंट हो गए। तो ये इसी के बीच में आपको ट्रेड करना है। एंड आप देखिएगा कल, आज और परसों जितने भी सेशंस हैं उन सेशंस में मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करता रह जाएगा। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट मेरे को लग नहीं रहा। कम रोल ओवर है, इसलिए एग्रेशन ज़्यादा नहीं है। जो एग्रेशन है सिर्फ इसी सीरीज़ के अंदर है और वो यहीं निपट रहा है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होकर आपस में तीर टकरा रहे हैं और मामला खत्म हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है। तो इसलिए आज के दो इंपॉर्टेंट लेवल 24,200 24,000 का सपोर्ट, 24,500 24,650 का रेजिस्टेंस, इसी के बीच में मार्केट रहेगा। डिप मिले प्लस करो, ऊपर जाए तो बेचते भी रहो। ठीक है, तो ये निफ्टी की आपके लिए कंप्लीट रणनीति होगी। मोटा मोटी अगर हम कहें तो 400 अंकों से लेके 600-650 अंकों की एक बड़ी रेंज है बाजार के लिए। निफ्टी बैंक पर आते हैं। निफ्टी कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक ने 51,000 का लेवल अपना रीगेन किया, और ये कल की जो तेजी रही लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक रही, क्योंकि नतीजे बड़े जबरदस्त आए थे। अदरवाइज अगर हम देखें दूसरे खेमे में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ये कुछ बैंक रहे जो थोड़े से कमजोर रहे। आपको निफ्टी बैंक में कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है, और आज के सत्र की बात करें तो किस तरह का ट्रेड लेना है यहाँ पर? देखिए, कल निफ्टी बैंक ने एक अच्छा ट्रेड दिया और कल उसने ये बात प्रूव कर दिया है कि भाई एचडीएफसी को छोड़ के अगर आप मेरे को दूसरे बैंक का भी अच्छा सपोर्ट दे दोगे तो मैं प्ले करने के लिए तैयार हूँ। बैंक निफ्टी भी उसी कंडीशन में खड़ा था कि इसको बस एक धक्का चाहिए था, ये आगे बढ़ जाता। कल दोनों को हल्का हल्का धक्का मिला शॉर्ट कवरिंग का, तो दोनों आगे बढ़े। लेकिन दोनों के साथ एक ही प्रॉब्लम आई, इसने भी 51,500 के ऊपर आके क्लोज नहीं किया। फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर्स में भी क्लोजिंग नहीं मिली है, जबकि फ्यूचर्स में अच्छा प्रीमियम है करीब 140 पॉइंट के आसपास का। ठीक, तो कल मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई। एक चीज़ मेरे को दिख रही है और मैं आपको बता देता हूँ अभी से ही, हालांकि अभी रोल ओवर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगली सीरीज़ हम लाइट लेके जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगली सीरीज़ लाइट होने का फ़ायदे और नुकसान दोनों होंगे। अच्छी खबर आ गई ना तो आप ट्रस्ट में अगले 10 दिन में ही आप इस जितनी भी गिरावट हुई है ना इसका मोर देन 50% कवर कर जाएंगे, मोर देन 50%। ये सीरीज़ बहुत लाइट जा रही है अगली सीरीज़ वाली। अभी हालांकि रोल ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं थोड़ा प्री मैच्योर होकर बता रहा हूँ। आज का दिन और अभी कल का दिन भी बाकी है, इनफैक्ट परसों का दिन भी बाकी है निफ्टी के लिए तो। लेकिन फिर भी अभी तक सीरीज़ में मेरे को कोई हैवीपन नहीं दिख रहा, तो लाइट सीरीज़ है, ये अच्छी बात है। और अगर नेगेटिव खबर आई तो जो आप मेहनत कर रहे हो ना सारी मेहनत आपकी ख़राब भी हो जाएगी। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप रोल ओवर तो कर रहे हो लेकिन रोल ओवर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और अभी थोड़ा दम और की ज़रूरत है। आते बैंक निफ्टी के कोर लेवल्स पे। कल जो क्लोजिंग मिली 51,250 के आसपास की क्लोजिंग है। 51,000 आपका सपोर्ट एरिया पहला बन गया, 50,800 आपका सपोर्ट एरिया दूसरा बन गया। तो दो सपोर्ट हो गए 50,800 और 51,000। ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? 51,500 पे मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा? 51,800 पे मिलेगा। मैंने आपको जो दो नंबर याद कराए हुए हैं उसमें से एक 24,800 और 51,800 याद कराया हुआ है। निफ्टी के लिए 24,800 दूर है, बट बैंक निफ्टी चाहे तो एक दिन में भी कवर कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। तो इसलिए पहले 51,500 जिस दिन क्लोज हो जाए उस दिन ये उम्मीद जता दीजिएगा कि 51,800 भी आएगा।
जब तक 51,500 नहीं आता ये उम्मीद मत जगाना कि 51,800 भी आएगा। इसलिए अपने सौदों को थोड़ा कैलकुलेटेड करके लैब ट्रेड के फॉर्म में लेना। और मेरा कल जितना एग्रेशन था सौदों को प्लस करने में, आज उतना नहीं है। आप मेरे से बोलेंगे परसेंटेज में बताओ कितना एग्रेशन कम हुआ है, तो मैं बोलूँगा 50% कम हुआ है। मैं उतने एग्रेसिव होके आज ट्रेड मार्केट्स के अंदर नहीं लूँगा। आज मैं थोड़ा मार्केट को और पकता हुआ देखना चाहता हूँ, और ये देखना चाहता हूँ कि बाजार कल के गेंस में और ऐड करता है या फिर इसको और नीचे लेके आता है। नीचे लेके आएगा तो मैं एक अटेम्प्ट वापस लूँगा, और ऊपर जाएगा तो फिर मैं लेवल्स के ब्रेकआउट की वेट करूँगा कि मेरे को 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए। शॉर्ट वॉट मैं करूँगा नहीं इस समय मार्केट के अंदर। ऑप्शन अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपायरी पे खड़ा हूँ, 30 तारीख और 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो छोटा मोटा प्रीमियम वाला ट्रेड तो मैं करूंगा, लेकिन ज़्यादा बड़े प्रीमियम वाले मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा अपने आप को बचा के चलूंगा। मेहमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अच्छा, इस मेहमानों से जुड़ने से पहले मैं बता दूं, पुट कॉल रेशियो वगैरह फेयर वैल्यू पे खड़ा है, और करीब जो F&O बैन में शेयर है वो 8 शेयर हैं। 2 दिन बैक एक्सपायरी को है, 8 शेयर अभी भी F&O बैन में। लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप नोटिस कर लीजिएगा। किरण जानी, राहुल शर्मा, विशाली पारिक, रचना वैद्य, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप सबको पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, और दिवाली की भी एडवांस में बधाई। हालांकि दिवाली पे आप सबसे बातचीत होगी, फिर हमको फिर बधाई देंगे, लेकिन उससे पहले एडवांस में फिर से बधाई। राहुल सर, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आपका कुर्ता बहुत ही जच रहा है। खैर, हमारे सभी पार्टिसिपेंट अच्छे लग रहे हैं, बट राहुल जी आज एक्स्ट्रॉर्डनरी चमक रहे हैं। राहुल जी, तो आपसे ही करते हैं जरा शुरू, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताइए सर पहले। गुड मॉर्निंग निम्पी जी और सभी पैनलिस्ट को, आपके चैनल को, व्यूअर्स को धनतेरस की शुभकामनाएं। देखिए, मेरा ये मानना है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। नेक्स्ट 2-3 सेशन में थोड़ी एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी जरूर हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हिसाब से हम जो लॉन्ग टर्म डेटा देखते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, साथ में जो मार्केट का पेन पॉइंट है, मैं एक एक करके इलैबोरेट करता हूँ। जैसे रिलायंस ने सबसे बड़ा पेन दिया था अक्टूबर सीरीज में, लेकिन रिलायंस के डेली चार्ट्स पर ट्रिपल बॉटम डाइवर्जेंस है। दूसरा, एफआईज ने जो घातक सेलिंग की थी उसमें एग्रेशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स की जो पोजीशंस है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में जो कैश बेस्ड सेलिंग कर रहे थे वहां पर आंकड़े छोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप निफ्टी 500 का चार्ट देखें तो 23 जुलाई यानी कि जो बजट डे था, बजट डे का लो निफ्टी 500 ने ब्रीच नहीं किया है, और यहाँ पर एक संभावना है कि एक अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिले। इनफैक्ट बोथ निफ्टी 500 निफ्टी के जो डेली आरएसआई है वो 30 के नीचे जा चुके हैं, और हिस्टोरिकली जब जब ये आरएसआई 30 पे नीचे गया है, वैल्यू जोन में मार्केट गया है। अब जो निफ्टी का जो आउटलुक है, मेरा ये मानना है कि 24,000-24,400 के बीच में थोड़ी वोलेटिलिटी नेक्स्ट 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। बट इस वोलेटिलिटी में खरीदारी करें। कैसे खरीदारी करके चले? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप निफ्टी ईटीएफ ले सकते हैं, या हमने जो दिवाली पिक्स दिए हैं उनमें आप निवेश करके चल सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो निफ्टी फ्यूचर्स पोजिशनल बेसिस पे बाय करके चल सकते हैं। ये बड़ा व्यू है, 1 या 2 हफ्ते का व्यू नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीने का व्यू है। हमें लगता है कि आने वाले 3 महीनों में निफ्टी 24,000 से वापस 26,000 तक की जर्नी यहाँ पर क्रिएट करेगा। और थोड़ी देर पहले डिम्पी जी आप भी कह रहे थे कि यहाँ से जो रिकवरी होगी, खास करके ओवरसोल्ड है, हम नेक्स्ट 10 सेशन में रिकवरी काफी स्ट्रांग हो सकती है। यूएस इलेक्शन है, इवेंट है, डेफिनेटली उसके रिस्क रहेंगे, बट नेट नेट प्रोबेबिलिटी जो है, हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट का बॉटम हो चुका है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है जहां पर हमने जिक्र किया था। इसका ब्रेकडाउन अगर फ्राइडे का लो ब्रीच होता है तो ही आता है, अदरवाइज हमें लगता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं संभल जाएगा। कल के सेशन में हमने देखा कि अच्छे नंबर्स आने की वजह से बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग देखने को मिली, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली, और कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी का व्यू इतना क्लियर नहीं है जितना निफ्टी का है। निफ्टी में कैपिचुलेशन हमें लगता है कि हो चुका है फ्राइडे को। ठीक है, तो ये जो पूरे फेस्टिव सीज़न की शुरुआत है वो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे होती हुई दिख रही है। ये हफ्ता अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि राहुल जी का भी ये मानना है कि जो वर्स्ट है वो अब हमारे पीछे है और अब यहाँ से और अच्छी तेज़ी की उम्मीद की जाए। तो चलिए, ये नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, और आइए उनसे एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया उनका कहाँ पर है। सबसे पहले तो आप सभी को भी धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और किरण जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपकी फोकस लिस्ट में है आज। गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी पैनलिस्ट और आपकी जी को दर्शक है और आपकी पूरी टीम को भी दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं और धनतेरस की भी शुभकामनाएं। ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक इंटरमीडिएट बॉटम बना है ऐसा लग रहा है। एंड देयर आर वेरी गुड स्टॉक्स जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास अवेलेबल है। तो दो स्टॉक्स हम दे रहे हैं और दोनों बाई तरफ है। पहला है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने करीबन 390 के आसपास के हाइस बनाए थे। उसके बाद से कंटिन्यूसली एक साइडवेज रेंज के अंदर है। जिस तरह से मार्केट में एक नेगेटिव रिटर्न्स देखा था, ये स्टॉक्स में इतना कुछ गिरावट हमने देखा नहीं है। कल के सत्र में हमने एक रिवर्सल पैटर्न भी देखी है और कहीं ना कहीं आरएसआई के ऊपर एक रिवर्सल, यहाँ बुलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया सीमेंट यहाँ से अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। 355 के आसपास की क्लोजिंग है। एक दो दिन में 375 तक के टारगेट हम देख सकते हैं एंड 348 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है इंडिया सीमेंट। तो ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एक दो दिन के होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉल है वो दीपक फर्टिलाइजर है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काउंटर पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन जोन में था। अब वहां से उस कंसोलिडेशन जोन में से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में। कल वॉल्यूम के साथ हम देख रहे हैं कि पुल बैक देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर। तो दीपक फर्टिलाइजर के ऊपर भी हम लॉन्ग कॉल दे रहे हैं। 1120-25 के बीच में क्लोजिंग है। 1160 तक ये जा सकता है और 1100 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड इंडिया सीमेंट हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, किरण जी की तरफ से दो खरीदारी के सौदे। दीपक फर्टिलाइजर हो गया 1160 के टारगेट के लिए और इंडिया सीमेंट हो गया, हम देख रहे हैं कि उसके लिए भी टारगेट ठीक ठाक है। आगे बढ़ेंगे। वैशाली जी गुड मॉर्निंग, आपको बहुत शुभकामनाएं आज धनतेरस की। बताइए आपके दो सौदे कौन से होंगे, कहाँ पर धन बनेगा आज? वेरी गुड मॉर्निंग और धनतेरस की शुभकामनाएं आप सभी को। सो यस, मार्केट ने जैसे कि पॉज लिया है तो काफी स्टॉक्स जो है अच्छे से सपोर्ट लेवल्स पे आए हैं। कल हमने देखा अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट के बाद टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड, काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। सो आई थिंक 535 के स्टॉप लॉस के साथ, 545 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत सही है। सो पोजिशनल ट्रेडिंग टारगेट के लिए 600 का टारगेट के लिए मैं अभी फिलहाल रेकमेंड करूंगी। दूसरा है विप्रो। ओवरऑल हम देखें कि कल आईटी सेक्टर में भी एक स्ट्रेंथ दिखी थी और विप्रो इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो इतने मार्केट के उतार चढ़ाव में भी विप्रो में इतना कुछ असर हुआ नहीं है। कल की अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है। सो आई वुड से 540 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ बाइंग स्ट्रेटेजी फॉर 585 ट्रेडिंग टारगेट। ठीक है, एक तो विप्रो हो गया, दूसरा अंबुजा सीमेंट हो गया। इंडिया सीमेंट ऑलरेडी पहले आपके पास है तो सीमेंट की दो कॉल्स हो गई हैं। दीपक फर्टिलाइजर है, दो मेहमान, चारों कॉल, चारों प्लस की प्लस कॉल है। रचना मैम बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जरा मैम बताइए आपकी आज की कॉल्स कौन सी हैं, फिर राहुल सर से जरा दिवाली पिक पता करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी धनतेरस सबको। और मेरी तरफ से जो आज के कॉल्स रहेंगे उसमें एक एसबीआई का फ्यूचर्स रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे और दूसरा टाटा स्टील का फ्यूचर्स रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे। एसबीआई की जहां तक बात है फ्यूचर्स की, तो ये काउंटर पहले तो ये कि पीएसयू बैंक एज ए सेक्टर में कल अच्छी मूवमेंट थी और ये लीडर है पीएसयू बैंक्स का, दिग्गज है। और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो 200 पीरियड एवरेज पे बैठी हुई है और धीरे धीरे करके मोमेंटम इंडिकेटर्स टर्न करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 790 293 के करीब फ्यूचर्स पे प्राइस बैठा हुआ है। अगर ये यहाँ से 93 को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तो इसमें मोमेंटम में भी इंक्रीमेंट आना चाहिए। इन दैट केस ये जो है 800 और 805 तक जाना चाहिए बाय दिवाली। तो एक मेरा ये काउंटर रहेगा, इसमें हम ऐसे लगाएंगे 780 पे और लॉन्ग करेंगे इसको फॉर टारगेट ऑफ 800 एंड 805। दूसरा मेटल एज अ एंटायर पैक कल अच्छी मूवमेंट नजर आ रही थी सारे ही मेटल काउंटर्स में, तो मैंने उसमें से टाटा स्टील चूज करा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से 150-49 के करीब हम बैठे हुए हैं अभी और अगर हम इसमें ऐसे लगाएंगे 147 का तो 153 और 155 तक का टारगेट लगा सकते हैं। ये भी दिवाली तक अचीव होने के चांसेस लग रहे हैं। इवन इफ वी आर नॉट रिवर्सिंग ऑन द अपसाइड, अगर थोड़ी सी कंसोलिडेटिंग मार्केट भी रहेगी विद अ पॉजिटिव बायस तो ये चीजें प्ले आउट होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड। मैम ने आपको दो ट्रेड दे दिए, फर्स्ट इज एसबीआई एंड सेकंड इज टाटा स्टील। तो बैंकिंग का प्ले वैसे मिस नहीं होना चाहिए था, इसलिए बड़े बैंक के तौर पर एसबीआई, टाटा स्टील आ चुका है। 3 एक्सपर्ट्स, 6 कॉल, 6 के 6 बाय कॉल हैं। राहुल सर से जरा ट्रेड पता करते हैं। राहुल सर, अभी आपने दिवाली पिक्स की बात कर रहे थे, आप अपने क्लाइंट्स को दे दी, हमारे व्यूवर्स को तो दो वो दिवाली पिक जिससे बोनस मिले हमको।
जी हाँ, बिल्कुल रिद्धि जी, देखिए यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और देखिए जब फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे सेल लगती है तो हम लोग बहुत एग्रेसिवली शॉपिंग करते हैं। बट सेल्डम ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर जब सेल लगती है तो शॉपिंग की जाती है। तो मेरा तो ये मानना है, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, यहाँ पे मार्केट्स के अंदर शॉपिंग कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। आपका पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर एक फ्रेश इनिशिएशन आप ले सकते हैं। इनमें से ये जो पोर्टफोलियो हमने इसको डाइवर्सिफाइड रखा है, 80% स्टॉक लार्ज कैप्स में है। और हमारा ये मानना है कि यहाँ से आने वाले 6 महीने में आपको अराउंड 30% तक के रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो में कमाने को मिल सकते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो मिक्स है उसमें प्राइवेट बैंक्स में हमने आईसीआईसीआई बैंक को पिक किया है, आईटी क्षेत्र में हमने इन्फोसिस को पिक किया है, पावर से टाटा पावर, एनबीएफसी जिसमें बहुत ही बेहतरीन मूव देखने मिला था हमने पिछले राउंड ऑफ रैली में, बजाज फिनसर्व ये हमारा टॉपिक है। फार्मा जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है, करेक्शन भी यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें लगता है कि मोमेंटम अभी बाकी है। उसमें से लुपिन है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में से बहुत ही डीप करेक्शन ओएनजीसी में हो चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू जोन आ गई है। इंश्योरेंस क्षेत्र में एचडीएफसी लाइफ का चार्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी बढ़िया लगता है, और हमें लगता है कि अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो सबसे बड़ी अपसाइड वाला स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में, जहां पर 37% तक की अपसाइड कमाने को मिल सकती है, वो है टाटा केमिकल्स। सो केमिकल्स पिछले 2.5-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि एज अ सेक्टर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहिए। मेटल्स में हमने नाल्को को पिक किया है, जो कि हाई बीटा प्ले है और काफी अच्छा मूव दिखाता है। और लास्ट में डिक्सन टेक को हमने लिया है, जो ऑलरेडी काफी पिछले 6 महीनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो ये 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसमें हमें लगता है कि ऑन एन एवरेज अराउंड 30% रिटर्न कमाया जा सकता है। एज ए स्टॉप लॉस आप 13% का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 13% पोर्टफोलियो लेवल पे आज के प्राइसेस के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होना है तो आप 2 ट्रांचेज में बाई कीजिए। एक ट्रांच 50% ट्रांच आप आज इनिशिएट कर सकते हैं, 50% ट्रांच बाई चांस अगर निफ्टी 24,000 के आसपास आ जाती है आप वहां पर इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा दिवाली पिक्स है। जस्ट टू हाईलाइट, पिछले 4 सालों में दिवाली पिक्स के रिटर्न हमारे बम्पर रहे हैं। इनफैक्ट 2023 के जो दिवाली पिक्स थे उनमें मोर देन 35% रिटर्न जनरेट हुआ था विद इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। तो अक्टूबर जो महीना है बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है दिवाली पिक्स में एंटर करने को। और हिस्टोरिकली हमारे लिए दिवाली पिक्स बहुत ही लाभदायक रही है, और साथ में क्लाइंट्स को भी काफी वेल्थ क्रिएट करके दिया है टाइम एंड। अपने सारे ट्रेड हमको बता दिए, मैं एक बार रिकैप भी करवा देता हूँ। 4 शेयर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, टाटा केमिकल्स हैं, इसके अंदर ल्यूपिन, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, आईओसी, इन्फोसिस, साथ ही टाटा पावर, और ये कुछ एक शेयर्स हैं आपके स्क्रीन पर जो बार बार नोटिस हो रहे हैं। राहुल जी की तरफ से ये सौदे हैं जो आपको दिवाली के तौर पर दिए गए हैं। आप चाहें तो हो सकता है आपके पास शेयर्स हो, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, है तो उसको मेंटेन रखिए, नहीं है तो जोड़ लीजिए। इक्का दुक्का करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, सारे शेयर्स नहीं लेना चाहें तब भी आपकी जैसे मर्जी, लेकिन अच्छे शेयर छांट के आपके सामने रख दिए। इस गिरावट पे जैसे राहुल जी कह रहे हैं सेल लगी हुई है, तो सेल के अंदर ये सब फंटेस्टिक स्टॉक्स हैं जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और मैं अपने मेहमानों का, जो विशाली ने भी आपको ट्रेड दिए हैं, अंबुजा सीमेंट, विप्रो, उस पर भी ध्यान देने के लिए कहूँगा। बढ़िया ट्रेड है आज के। इंडिया सीमेंट, दीपक फर्टिलाइजर, किरण जी की तरफ से दिया गया ट्रेड है। और एसबीआई और टाटा स्टील दिया है आपको रचना वैद्य ने। तो सभी के सौदे आपके सामने हमने रख दिए। उम्मीद करते हैं ये आज का धनतेरस वाला सेशन आपके लिए सही मानों में धन लेके आने की पूरी तैयारी कर रहा है। अर्निंग्स के लिए शरद के पास चलते हैं। अर्निंग्स आ चुके हैं, कौन कौन से अर्निंग्स ठीक, खराब, बेहतर, अनुमान के मुताबिक रही, बताने के लिए शरद हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले जो अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे भारती एयरटेल की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। यहाँ पे देखें तो आरपू जो नंबर्स है यहाँ पे 10% सिक्वेंशियल ग्रोथ किया, और आपको जो पैट के नंबर्स में गिरावट देखने मिल रही है उसका रीज़न है कि एक एक्सेप्शनल लॉस आया है आपके अफ्रीका के फॉरेक्स बिजनेस के एडजस्टमेंट को लेके। फेडरल बैंक के शानदार नतीजे देखने मिले हैं, स्लिपेजेस स्टेबल आए हैं, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी भी जो है ओवरऑल स्टेबल रहा है। इंटरेस्ट इनकम में भी जो है लगभग 21% का जो है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। पारादीप फॉस्फेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 150% से ज़्यादा का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है, और ओवरऑल देखें तो मार्जिन्स में भी बहुत अच्छी उछाल देखने मिली है।
410 बेसिस पॉइंट्स का। आईजीएल की बात करें तो यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, वॉल्यूम स्ट्रांग है लेकिन मार्जिन्स में जो है थोड़ी दबाव ज़रूर पड़ी है, उसके कारण नंबर्स जो हैं थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अगर मैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स की बात करूँ तो क्वेस्ट कॉर्प भी इस लिस्ट में शामिल होता है। रेवेन्यू और एबिटा जो है फ्लैटिश रही है, हालांकि मार्जिन्स जो है यहाँ पे सपाट रहा है 3.8% का, और हायर अदर एक्सपेंसेस और टैक्सेशन इश्यूज़ के कारण जो है इनके ओवरऑल एक्सपेंसेस और पैट में मार पड़ गई है। भारतीय हेक्साकॉम की बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। और टाटा टेक की बात करें तो हमारा 7वां स्टॉक, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले अनुमान से, और मार्जिन में भी जो है नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा है। कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे नतीजे स्ट्रांग आए हैं। ओवरऑल नेट प्रॉफिट में देखें तो 40% का ग्रोथ आया है, और मार्जिन्स में भी देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ देखने मिला है। तो ये अहम अर्निंग्स हैं जहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है, स्पेशली जो है मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स ओवरऑल देखने मिल रही है, और एक क्लियर ट्रेंड नहीं पता चल रहा है कि ओवरऑल जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में किस तरह अर्निंग्स आ रही हैं। शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो कई सारी बड़ी कंपनीज हैं और साथ ही जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पे भी नतीजों का फुल स्विंग है। पर शरद, इसी के साथ ये भी बताइए कि खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में आज ऑफ कोर्स धनतेरस मुबारक मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा अपने सारे ऑडियंस को, और सारे एंकर्स बैठे हैं, हमारे गेस्ट बैठे हैं, और जो हमारे जो पहले ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है धनतेरस रिलेटेड ही हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स ले लीजिए, ऑटो स्टॉक्स ले लीजिए, या एथनिक फूड का स्टॉक्स है, डेयरी स्टॉक्स, इन स्टॉक्स में जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव मोमेंटम आज देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा जोमेटो फोकस में। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि स्विगी की जो है प्राइस बैंड आ चुकी है, और लगभग आप कह सकते हैं 11,700 करोड़ का आईपीओ है, जिसका प्राइस बैंड 371 टू 390 रुपीज़ पर शेयर पे है। और ओवरऑल जो है एक बाज़ार का एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ी डिस्काउंट में है, क्योंकि जोमेटो का अगर मार्केट कैप देखें तो $26.5 बिलियन का है, तो अभी भी जो है आधे वैल्यूएशन पे जो है स्विगी आ सकती है आईपीओ में। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो लोढ़ा की फिलांथ्रोफी फाउंडेशन अब 20% स्टेक होल्ड करने वाली है कंपनी में। एक टाइप से फिलांथ्रोफिक एक्टिविटीज़ ने जो है प्रमोटर ने जो है ये पूरा जो उनका हिस्सा है उन्होंने दे दिया। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो उन्होंने भी एक बड़ी कॉन्स्टिपेशन ड्रग की लॉन्च की है। ये सबसे पहला लॉन्च रहेगा एलॉक्सो बिक्सैट की जो ब्रांड है उसका भारत के मार्केट्स में। ग्रासिम में जो है बिरला सेलुलोज और सिर्फ ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है, जहां पे टेक्सटाइल रिसाइकलिंग इनोवेशन पे वो काम करने वाले हैं। कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बोर्ड की अप्रूवल आ गई है, जहां पे 1000 करोड़ रुपए वो रेस करेंगे क्यूआईपी के ज़रिए। और अगर आईपीओ की बात करें तो एनटीपीसी भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को सेबी की अप्रूवल आ गई है, और इसका जो आईपीओ साइज़ है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपये का है। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो उन्होंने भी लगभग 17 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बेंगलोर में लिया है, जिसका कुल वैल्यू 460 करोड़ का है, जहां पे ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। और आखिर में एजिस लॉजिस्टिक्स को भी नज़र रखिएगा, उनकी मटेरियल आर्म एजिक्स वोपैक टर्मिनल्स की जो है आईपीओ आ सकती है। लगभग जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, और इस आईपीओ का साइज़ लगभग 4,000 करोड़ रुपए का रहेगा। तो आईपीओ रिलेटेड और वैल्यू अनलॉकिंग रिलेटेड न्यूज़ फ्लो ज़्यादा देखने मिल रही है आज। तो आज ही जो है यही अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो जी हाँ, देखिए आईपीओ एक्शन में भी स्विगी के आईपीओ का ऐलान हो चुका है। 6 से 8 नवंबर के बीच ये आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर जी हाँ बिल्कुल जोमेटो फोकस में ज़रूर रहेगा। पर चलिए, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे नतीजे आए हैं और खबरों के लिहाज से भी फोकस रहेगा। उसमें सबसे पहले जो है मैं एक बार राहुल जी आपसे फेडरल बैंक पे राय लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कि स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है बैंकिंग स्पेस में, पर हाल फिलहाल थोड़ा वॉलेटिलिटी का शिकार जरूर हुआ है, पर नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। कुछ एक ब्रोकरेजेस ने भी इसको अपग्रेड किया है। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप फेडरल बैंक? क्या 180 के पास अच्छा लेवल है इसको ऐड करने का? जी हाँ, बिल्कुल। फेडरल बैंक में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत फेवरेबल है। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग पैक में स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया हुआ है, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर 180 के आसपास से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया है। और हमें लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेजेक्टरी है स्टॉक की अभी भी पॉजिटिव है। 200 का लेवल एक तरह से इमीडिएट बेसिस में रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो 200 का लेवल निकालने के बाद स्टॉक एक तरह से काफी अच्छी लॉन्ग अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 180 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। 200 का फर्स्ट टारगेट, और आई थिंक 200 निकल जाता है तो आई थिंक 10% की और अपसाइड भी आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो व्यू यहाँ पर फेडरल बैंक में पॉजिटिव है।
लुक है फेडरल बैंक में 180 का क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नियर टर्म के टारगेट्स 200 रुपये और उसके बाद अगर जाता है तो एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, पर फेडरल बैंक पर आप रखिए नज़र। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के भी नतीजे आए हैं, हालांकि नतीजे जो है उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, पर पूरे टेलीकॉम स्पेस में देखें तो ये बताने की बात नहीं है कि भारतीय एयरटेल इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पे अभी जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक अपने आप को अच्छी तरीके से होल्ड भी कर रहा है। वैशाली जी, एक बार भारतीय एयरटेल पे आपसे राय चाहिए, क्या करें यहाँ पे? थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर आया है, पर हाल फिलहाल काफ़ी स्लो मूवर बन चुका है भारतीय एयरटेल, बट क्या ट्रेडिंग के लिहाज से कोई ट्रेड बनता है यहाँ पे? तो आई वुड से भारतीय एयरटेल एक्चुअली आप देखें तो इट मूव्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। कल रिजल्ट आया और थोड़ा डिप आया है, बट आई थिंक एक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके रुका है। सो आई वुड से 1630 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदा जा सकता है। एंड आई थिंक अगर ये ट्रेंड फेवरेबल रहा, मोमेंटम यहीं से आया, तो आई थिंक ये 1700 1720 के टारगेट्स दोबारा मिल सकते हैं। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव है। एयरटेल व्यू अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, एक बार इस पर भी हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग होती है। पर आज देखिए जो बड़ी खबर सुबह ही आई है वो है स्विगी के आईपीओ से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने प्राइस बैंड सेट कर दिया है। 371 से 390 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है और 6 से 8 नवंबर के बीच में मौका मिलेगा इस आईपीओ में पैसा लगाने का। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। विवेक जी, धनतेरस की आपको और आपकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे राय स्विगी के आईपीओ को लेकर ही जानना चाहेंगे कि देखिए हाल फिलहाल हमने देखा कि वैल्यूएशंस थोड़े से कट ज़रूर हुए हैं। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का मानना था कि हम इसलिए थोड़ी सी वैल्यूएशंस कट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर आईपीओ में रहे। आपकी क्या पूरे एनालिसिस है जिस वैल्यूएशन पे ये आ रहा है, क्या अट्रैक्टिव लगेगा? साथ ही इसको लेकर जोमैटो में क्या कुछ प्रक्रिया देख सकते हैं? सुप्रभात सृष्टि जी और सबको धनतेरस की शुभकामनाएं और सबका जो वेल्थ का घड़ा है वो भरा रहे। तो देखिए, जोमेटो एक साइड में रैली किया था और दूसरी साइड में स्विगी ने अपना वैल्यूएशन कट किया है। तो जो डिफरेंस आ रहा था, इनफैक्ट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ मींस जोमेटो का जो बिजनेस है वो मोर रोबस्ट और जो वॉल्यूम्स है वो ज्यादा है। लेकिन इतने रनअप के बाद में जोमेटो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन स्विगी अभी भी एक, जैसे जोमेटो पहले लिस्ट हुआ था, एक लॉस मेकिंग कंपनी है आज के दिन भी। और मुझे लगता है कि पहले लग रहा था कि ये 430 450 के बीच में आएगा, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन अब जो 370 से 390 की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट को अट्रैक्ट करेगा ये प्राइसिंग। दूसरी, स्विगी भी जैसे जैसे ब्लैक में आएगी, अभी जो नुकसान कर रही है और ब्लैक में आएगी, और इंस्टामार्ट उनका जैसे जैसे पिकअप करेगा, मुझे लगता है कि वहां पे भी आपको वैल्यूएशन इंप्रूव होते हुए आगे चल के दिखेगा, मतलब स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। टेम्पररी ये हो सकता है कि जैसे जोमेटो का एक फेज था, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक ये लोग नुकसान दिखा रहे थे और स्लोली प्रॉफिट में आए। स्विगी का भी वही एक चार्ट हो सकता है। तो आज जो नुकसान है करीबन अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये नुकसान से प्रॉफिट में आने को आपको हो सकता है कि कम से कम 4 क्वार्टर से लेके 6 क्वार्टर लगे। तो तब तक बाजार इसको बहुत क्लोजली देखेगा। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लेगा बाजार और मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्टिंग होगा, स्विगी के आईपीओ को लेकर पूरी प्रक्रिया इस पर रहेगी नज़र। पर इस लिहाज से अगर जोमेटो के वैल्यूएशंस देखें तो कंपनी में अगर इन्वेस्टेड है तो ठीक ज़रूर है, पर इसको लेकर स्विगी में क्या कुछ प्रक्रिया होती है, आई थिंक वो ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं फिलहाल विवेक जी को, तो हमने नोट ज़रूर कर लिया है। समझ लेते हैं कि आज ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो शुरुआत करूंगा सन फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं। गोल्डमैन बिकवाली की सलाह दे रहा है प्राइस टारगेट 1525 से बढ़ा के 1600। जेफरीज खरीदारी की सलाह दे रहा है प्राइस टारगेट 2000 से बढ़ा के 2150 रुपये का किया है। नतीजे इनको अच्छे लगे हैं। बात करते हैं अंबुजा सीमेंट के, तो गोल्डमैन ने न्यूट्रल का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट 625 से बढ़ा के 640 का किया है। बेसिकली वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस इनको क्वार्टर में अच्छे लगे हैं। बीपीसीएल पे नोमुरा खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 368 से बढ़ा के 380 का किया है। भारतीय एयरटेल यूबीएस न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 1595 का है इनका कहना है कि कंपनी के नतीजों में खासकर आरपू ग्रोथ जो है
वो इनको अच्छी लगी और जो ओवरऑल चर्न रेट है इनका कहना है कि कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर लेगी, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब ऑटो सेल्स पे यहाँ पे जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे ये कह रहा है कि फेस्टिवल सीजन में जो रिटेल ग्रोथ है टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में फर्स्ट 25 डेज में अगर आप देखेंगे तो 8% के आसपास टू व्हीलर में है और फ्लैट ग्रोथ जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स में देखने मिली है। 27 अक्टूबर तक का डेटा ये दे रहे हैं, जबकि पहले देखा था कि 5.5 और नेगेटिव 3% की ग्रोथ देखने मिली थी। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर इनका कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में हालात सुधरे हैं। अब बात करें फेडरल बैंक की भी, तो यहाँ पे नुआमा 235 का प्राइस टारगेट खरीदारी की सलाह, नोमुरा खरीदारी की सलाह 240 का प्राइस टारगेट, और साथ ही साथ सिटी ने 90 डेज़ का पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि ये हिसाब से अगले 90 दिन में स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि निम स्टडी थे, एसेट क्वालिटी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है, फीस इंप्रूव हुए हैं, एडवांस ग्रोथ जो है सस्टेनेबल है और काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। तो फेडरल बैंक ये एक स्टॉक है जिस पर नज़र रखेगा, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। फेडरल बैंक पर नजर रहेगी और 235-240 के टारगेट है नुआमा और नोमुरा की तरफ से। लेकिन आज निश्चित तौर पर ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि धनतेरस का दिन है और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी कह रही है कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एमएनएम पसंद है उनको। कल हमने देखा कि एमएनएम में अच्छी तेजी रही, टीवीएस मोटर में हल्के से गेंस रहे, लेकिन बजाज ऑटो फिर से आ गया है 10,000 रुपये के नीचे। रचना जी, अगर ऑटो में किसी को ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर बेहतर लग रहा है आपको? जी, बजाज ऑटो की जहां तक बात है, बजाज ऑटो में फिलहाल चार्ट्स पे तो प्राइस एक्शन नेगेटिव है। नेवरदलेस अगर आज के सेंटीमेंट के हिसाब से या उस हिसाब से अगर कोई टर्न आता है और अगर ये 10,300 के ऊपर निकलता है तो और तब ये पॉजिटिव बनेगा। तब तक तो मेरे हिसाब से ये सेल ऑन रैली ही रहेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड पे पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू। आईजीएल के नतीजे आए थे और आईजीएल हम देखते हैं कि लगातार ये कमजोरी का शिकार हो रहा शेयर। नतीजे इसके आए हैं मिक्स्ड, मार्जिन्स वीक हैं, वॉल्यूम की बात करें वो स्ट्रांग हैं, और हम देख रहे हैं कि आय में और एबिडा में, यानी कि कामकाजी मुनाफा में डाइवर्जन है। आय बढ़ी है, एबिडा करीब करीब 8% नीचे है। एक राय आपसे चाहेंगे वैशाली जी, आईजीएल के शेयर पर लगातार हम देख रहे हैं कमजोर हो रहा है शेयर ये। एब्सोल्युटली राइट, ये ट्रेंड तो एकदम बेरिश हो चुका है, पर ओनली कंसोलेशन इज कि एक प्रीवियस जो सपोर्ट था, प्रोमिनेंट सपोर्ट 395, वो एक सपोर्ट के पास आ चुका है। सो आई थिंक मे बी एक टेम्पररी बाउंस आ सकता है, बट आई थिंक इन माय लाइफ जैसे मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है ये सपोर्ट भी टूट सकता है और 380 की तरफ जा सकता है ये स्टॉक। ठीक है, 380 की तरफ जा सकता है आईजीएल का शेयर, इसमें वीकनेस से बनी रहेगी। एक और शेयर जिसके नतीजे आए हैं वो है टाटा टेक्नोलॉजी। इसके नंबर्स कमजोर हैं और हम देख रहे हैं कि 1,000 रुपए के जंक्चर पर फिर से आके ये शेयर खड़ा हो गया है। पिछले 3-4 सत्र से लगातार इसमें कमजोरी हो रही है। किरण जी, जरा आप बताइए, टाटा टेक्नोलॉजी आप सपोर्ट्स लेवल क्या देख रहे हैं इसमें? सो टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईपीओ के बाद हमने देखा था कि लगातार ये स्टॉक एक डाउनफॉल चैनल के अंदर चल रहा था। बीच में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं 1100 के आसपास ये फिजल आउट हो गया। वहां से वापस ये अपने प्रीवियस लो के आसपास आ रहा है, तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्टेड है, अनटिल एंड अनलेस ये अगर 770 का लेवल नहीं तोड़ता है तो इस डिप के अंदर थोड़ा बाई करना चाहिए। 970 या तो 950 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। बॉटम फिशिंग है, ओवरऑल चार्ट काफी नेगेटिव है, लेकिन जो प्रीवियस फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है उसका सपोर्ट है। तो 950 के लो के साथ डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की सलाह है टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में। कल 1,000 रुपए की जस्ट नीचे आके ये शेयर क्लोज दिया है। आज रचना जी के शेयरों में एक शेयर था एसबीआई का भी। वैशाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा कि बैंकिंग में बड़ी अच्छी रौनक रही और जो कुछ कमजोर बैंक थे ना वो भी चल रहे थे। हमने आरबीएल को भी चलते देखा, बंधन में भी नतीजों के बाद तेजी अच्छी आई थी, केनरा बैंक का शेयर चल रहा था, आईसीआईसीआई बैंक ने तो लीड किया ही किया अच्छे नतीजों के दम पर। कहीं आपको मौके और अच्छे आकर्षक दिख रहे हैं बैंकिंग स्पेस में ट्रेड को लेकर? मुझे लग रहा है एक्चुअली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो काफी बॉटम आउट दिख रहा है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं तो ऑफकोर्स शुरुआत तो एसबीआई से ही करते हैं। इवन लंबे समय का नजरिया हो तो 760 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। एक बार ये स्टॉक 820 को क्रॉस करता है तो 850 और आगे जाके और भी लंबे टारगेट्स दिख सकते हैं। तो एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अक्यूमुलेशन जोन में जरूर है। सो आई थिंक ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है दैट फेडरल बैंक शुड डू गुड टुडे बिकॉज रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और प्रीवियस सपोर्ट के पास भी आया है। बाकी तो ऑफ कोर्स फ्रंट लाइन में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक
इवन एक्सिस बैंक, ये सब खरीदने के मौके हैं फिलहाल अभी भी। सो ओवरऑल मुझे बैंकिंग सेक्टर में लेवल वाइज बहुत ही सही लग रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नाम हैं जिन पर फोकस है वैशाली जी का, आप इस पर नजर जरूर रख सकते हैं। कल हमने रियल एस्टेट में अच्छी रौनक बनते हुए देखी। डीएलएफ नतीजों के बाद करीब 6% के आसपास चला। आज मैक्रोटेक को लेकर एक खबर आ रही है कि लोढ़ा फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन जो है वो करीब 20% स्टेक ओन करेगा मैक्रोटेक डेवलपर्स में, यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स में। रियल एस्टेट में आप बताइए रचना जी, आपका पसंदीदा पिक क्या है? और ये बताइए कि जो डीएलएफ की कल की तेजी है, हालांकि लगातार गिर रहा था शेयर, क्या वो सस्टेन करेगी? क्या लेवल्स आप देख रही हैं उसमें? जी, डीएलएफ की जहां तक बात है, मुझे ये लग रहा है कि डीएलएफ में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी सस्टेन होने के चांसेस है, स्पेशली जब तक ये काउंटर 800 के ऊपर बना रहता है ऑन क्लोजिंग बेसिस। और अगर ये 800 के ऊपर बना रहता है तो 865 890 तक ये जाने के लिए काबिल है, स्पेशली अगर ये ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ी सी यहाँ से कम गिरना बंद कर दे, चाहे राइज करे ना करे। तो डीएलएफ में स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ, और ये शायद इस काउंटर को आगे लेके जा सकती है। इसके अलावा जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक है उस पे भी एक नजर रखने लायक है। ये काउंटर भी अगर 3000 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे भी मोमेंटम में इंक्रीमेंट आता है, और 2950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, और वो जब तक होल्ड करेगा और 3000 को क्रॉस करेगा तो ये भी 3200 की तरफ जाने के लिए रेडी बैठा है, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट बना रहे। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3000 रुपए के ऊपर जाने के लिए तैयार है और भी आपको बड़ी तेजी दिखा सकता है शेयर। डॉक्टर रेड्डीज में कल से ना स्टॉक स्प्लिट प्रभावी हो गया। मतलब कल सुबह जिन्होंने ट्रैक नहीं किया होगा शेयर को, शायद झटका लगा होगा कि जितनी 80% नीचे कैसे शेयर ही खुल रहा है। 1:5 का वो स्टॉक स्प्लिट था। और आज खबर यह आई कि भारत में इन्होंने इलू बिगसी बैट दवा को लॉन्च किया है। ये कब्ज के इलाज में काम आती है। डॉक्टर रेड्डीज, इस पर एक जरा व्यू आपसे चाहिए विवेक जी। कैसी लग रही है आपको कंपनी? और निश्चित तौर पर थोड़ी सी ना लिक्विडिटी बढ़ेगी शेयर में, क्या आपको लगता है कि ये मौका है डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने का? अभिषेक का देखिए, मैं तो लगातार बोलते जा रहा हूँ कि टॉप सेक्टर्स में वन ऑफ दी सेक्टर मेरा फार्मा है। और आप अगर ओवरऑल फार्मा को ऐसे सेक्टर देखते हो तो वो वन ऑफ दी चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स है आज के दिन भी भारत। तो इसका बेनिफिट इंडिया की कंपनीज को मिलने वाला है। और जो यूएस में एक्सपोर्ट्स हो रहा है वहां पे भी अपना ही, क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू और जो डिमांड यूएस में है वो लगातार ऑन द इंक्रीज ही हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फार्मा ओवरऑल बहुत अच्छा करना चाहिए। और एटलीस्ट जितने लाइसेंसेस है और जितने अभी एपीआईज है इनके पास, मुझे लगता है कि अगले 3 से लेके 5 साल फार्मा इज गोइंग टू रूल दी रूस्ट इन यूएसए। तो डॉक्टर रेड्डीज अगर इसमें आप अगर देखो तो जैसे सन है, डॉक्टर रेड्डीज है। डॉक्टर रेड्डीज तो पर्टिकुलरली वैल्यूएशन वाइज बहुत ही कंफर्टिंग लेवल्स पे है। हाँ, लिक्विडिटी बढ़ेगी, वो ठीक है, वो एक तरीके से अच्छी बात भी है। मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली आप अगर पीयर ग्रुप से कंपेयर करो, चाहे वो सिप्ला हो या फिर लुपिन या कोई भी अदर कंपनी, डॉक्टर रेड्डीज का वैल्यूएशन ज्यादा कंफर्टिंग है। तो यहाँ पे आपको डाउन साइड बहुत ही मिनिमल है और अपसाइड हो सकता है कि अच्छा खासा देखने को मिले। ठीक है, कल का एक लेवल और एक शेयर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वो लेवल था 3800 का और शेयर था इंडिगो का। जिस समय 3800 के आसपास शेयर चल रहा था, हमारे साथ एक एनालिस्ट थी मोतीलाल ओसवाल की, शिवांगी शारदा। तो उन्होंने कहा था कि 3800 का एक बेस बन सकता है, वेट एंड वॉच करो। आप कल मानेंगे 3800 का ही बेस बना और उसके बाद शेयर ने कल क्लोजिंग दी करीब 4000 के ऊपर। 3800 था जिस समय ने शेयर डिस्कस किया था, उन्होंने हमने वेट एंड वॉच की स्टंप भी लगवाई, उनसे पूछा भी था कि 3800 टूटेगा तो नहीं। उन्होंने कहा वैसे टूटना तो नहीं चाहिए, एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से घूम जाना चाहिए। एग्जैक्टली मानोगे आप, वहीं से उस समय के बाद से शेयर 3800 के नीचे नहीं गया। रचना, एक बार जरा आप इसको और क्लियर करोगे, कितना और ऊपर आ सकता है? 4300 से टूट के 3800 पहुंचा था, तो कल तो सिर्फ 50% की रिकवरी हुई है। जी, यहाँ पे अगर ये काउंटर अब 4000 के ऊपर रहना शुरू कर देगा
तो यहाँ पे मोमेंटम फिर से डेवलप होगा। अभी तक मोमेंटम इंडिकेटर्स टर्न नहीं हुए, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स टर्न होने लगेंगे अगर ये 4000 के ऊपर बना रहेगा, इवन इफ इट कंसोलिडेट्स। और उस केस में ये 4200 4350 तक जा सकता है काउंटर। 4200 का रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रांग है, वो निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर फिर भी 4000 टू 4200 तक का एक मूव यहाँ पे मुमकिन है, जब तक कल का लो सस्टेन करता है तब तक। विशाली, एक चीज़ आप और HDFC बैंक के अंदर आप नोटिस कर रहे होंगे कि बैक टू बैक इसी रेंज पे 1730 1740 वाली रेंज को बहुत रिस्पेक्ट करता है और यहीं पे रुक भी रहा है। यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है वापस HDFC के अंदर, ये 1730 के बाद ही लें या फिर कैसे करें इसके अंदर ट्रेड? विशाली, HDFC बैंक एक बार आप चेक करना। आपसे एक क्वेश्चन, विशाली पारिक। यस, 1730, हाँ जरा चेक कर लेना, आपको खुद दिखेगा वहाँ पे 5-6 बार रुका हुआ शेयर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बट आई थिंक ये लेवल बहुत ही सही है। 1734 का भाव चल रहा है और 1720 और का एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है नियर टर्म में। सो 1720 के आसपास दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, और क्लैरिटी तो तभी आएगी जब ये 1780 को क्रॉस करता है, तो एक नई रेंज में आ सकता है टुवर्ड्स 1820। सो फिलहाल एक रेंज बाउंड मूव करेगा। ठीक है, फिलहाल एक रेंज फंड। विवेक सर, मैं आपसे सिर्फ 2 दिवाली पिक जानना चाहता हूँ जो आपको लग रहा है, आप कह रहे थे ना कि गिरावट थोड़ी आनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो तो आ गई सर। एक दिन आपने ये बात भी बताई थी, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे जा रहा है क्योंकि हमने माल बेचा हुआ है ना, वो सब बात भी ठीक है। अब उस जगह पर आगे जहाँ पे 2 शेयर ढूंढे जा सकते हैं जिनको प्लस किया जा सकता है, वो 2 शेयरों के नाम बता दो सर आप। देर पहले रियल एस्टेट की बात हो रही थी, तो एक कंपनी है ये, इनफैक्ट 18 हाउस स्वदेश पे मैंने करीबन 500 रुपए पे भी बात की थी और आज ये 910 पे चल रहा है, और मेरा कन्विक्शन उतना ही है जितना इसका 500 पे था। कंपनी का नाम है, ये एक्चुअली आप बॉम्बे की कंपनी है, नेस्को लिमिटेड, NESCO। ये आज के दिन 910 चल रहा है। मुझे लगता है कि जो इसके पास रियल एस्टेट बेस है बहुत ही शानदार है। अगले 2 से 3 साल में ये हो सकता है कि आपको 50 से लेकर 100% का रिटर्न्स, मतलब अगले दिवाली तक भी आपको दिखा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। तो और जो इनके पास लैंड बैंक अवेलेबल है उसमें और 2-3 IT पार्क्स बनेंगे, तो जो रेंटल इनकम है कंपनी का वो स्टडीली इंक्रीज होते रहेगा। जीरो डेट कंपनी है और खाली मार्केट कैप 6400 करोड़ का है इसका, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाई रहेगा। और जैसे मैंने कहा, जो मेरा कन्विक्शन हटाओ सर ये मैं, अच्छा मेरे को एक चीज़ और बताइए सर, थोड़ी सी आवाज़ की आपकी प्रॉब्लम आ रही, जैसे ठीक होगी मैं आपका वापस भी लौट के आऊँगा। लेकिन एक शेयर और है, कल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी कल मूवमेंट अच्छा था। मैं सर अभी आ रहा हूँ विवेक जी आपके पास दूसरे शेयर के लिए भी। ऑयल मार्केटिंग का मूव भी काफ़ी अच्छा था, क्रूड गिरा हुआ है $71 के आसपास, हमने सुबह भी आपको हेडलाइंस में बताया कि आज सेकेंड राउंड की तेज़ी बन सकती है। HPCL, BPCL, IOC, इन तीनों शेयरों को किरण सर एक बार ज़रा चेक कर लो, जो अच्छा है उसी का नाम बताना। तीनों एक जैसी कंपनी है, एक ही लेंगे, तीनों नहीं ले सकते। सो HPCL और BPCL की अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टॉक्स में हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार के लिए बॉटम फिशिंग करना चाहिए, और इन दोनों में से भी अगर प्रेफर्ड पिक चाहिए तो वो HPCL है। रीजन बीइंग ये है कि हमने देखा था कि दोनों काउंटर के अंदर कहीं ना कहीं एक साथ ब्रेकआउट आए थे, लेकिन BPCL में वो ब्रेकआउट कुछ अच्छे पैन आउट नहीं हुए। HPCL में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 380 370 के आसपास के वो ब्रेकआउट थे, स्टॉक ऊपर में 450 तक गया, वहां से वापस हमने देखा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई और इस प्रॉफिट बुकिंग को वापस अपना 380 370 का लेवल टच किया है। 100 डेज की मूविंग एवरेज भी है। RSI के ऊपर आप देखोगे तो रिटर्न बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो मेरे हिसाब से HPCL में करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 370 तक तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 365 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में वापस ये स्टॉक 420 430 तक आए ऐसे हमें लग रहा है। तो कहीं ना कहीं HPCL लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। स्पेशल उसके लिए ठीक है, आज भी वैसे भी गैप के साथ खुल रहा है क्योंकि इंडिकेटिव टिक्स के साथ आपको भाव दिख रहे हैं। 2 रुपये ऊपर आज ये खुलेगा। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी ज़रा स्वागत है। और चंदन सर, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बधाई, और दिवाली आने वाली है उसकी एडवांस में आपको बधाई। अच्छा सर बताइए, आज आपके ट्रेड कौन से हैं? आपको 18 हाउस स्वदेश के पूरे परिवार को और सभी पैनलिस्ट, सभी दर्शकों को
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि बाजार इस दिवाली से अगली दिवाली भी आपको धमाकेदार मुनाफा देता हुआ नजर आए। स्टॉक वाइज बात करें तो देखिए, पहले तो अच्छी बात यह है कि निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। हालांकि अभी तक फॉलो अप आना बहुत जरूरी है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि 24,000 को इंडेक्स बेस बनाता हुआ नजर आएगा। ऊपर में 24,650 तक के बाउंस दिखा सकता है। स्टॉक वाइज हम बात करें तो फेस्टिव सीजन है और कहीं ना कहीं मिठास तो बरकरार रहना चाहिए। और बलरामपुर चीनी हमें काउंटर समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस काउंटर में लगभग 17-18 दिनों का करेक्टिव कंसोलिडेटिव मूव कंप्लीट हुआ है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। साल दर साल देखें तो इस स्टॉक ने 50% से ज्यादा मुनाफा इस साल में देखा है और 50 दिन के मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। हल्का सा चलते एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर देगा तो बलरामपुर चीनी पे खरीदारी की सलाह है। 615 का स्टॉप लॉस है और ये स्वीटनेस बढ़ती बढ़ती लगभग 655 तक के टारगेट दिखा सकती है। दूसरे ट्रेड की तरफ ध्यान रखिए तो एचसीएल टेक आईटी में समझ में आ रहा है। निफ्टी आईटी इस बाजार की गिरावट में अपने आप को संभाले हुए हैं और कहीं ना कहीं एचसीएल टेक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है विथ लो बीटा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बना तो 1835 के सपोर्ट से एचसीएल टेक पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 1940 तक के टारगेट रहेंगे। बलरामपुर चीनी और एचसीएल टेक दो काउंटर रहेंगे इस तेजी के स्विंग को थोड़ा प्ले करने के लिए नीचे के लेवल से। चीनी हो गया, एचसीएल टेक हो गया, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। नोटिस कर लीजिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए अपने हिसाब से सब कुछ। आगे बढ़े जी। अब मैं अपने सहयोगी शरद को वापस अपने साथ जोड़ रहा हूँ ताकि नवरत्न शेयर आपके सामने रखे जा सके। शरद बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है भारती एयरटेल फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे देखें तो इनके Q2 नंबर्स जो है लार्जली आप कह सकते हैं इनलाइन आए हैं। आरपू ग्रोथ में 10% का जो है ओवरऑल ग्रोथ है। हालांकि एक्सेप्शनल लॉस ज़रूर आई है क्योंकि अफ्रीका की जो एडजस्टमेंट हुई है फॉरेक्स की, अफ्रीका बिजनेस की, उसके कारण जो है आपको पैट में इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। यहाँ पे बात करें तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। स्लिपेजेस स्टेबल रहा है, 0.8% आया है। ईयर ऑन ईयर देख लीजिए या सिक्वेंशली देख लीजिए और जो कोर फीस है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिली है और लोअर ओपेक्स आई है, यानी कि ऑपरेशनल खर्चे जो है कम आए हैं। एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। टाटा पावर की बात करें तो 40% स्टेक उन्होंने एक्वायर किया है खोरलुचू हाइड्रो पावर में, लगभग 820 करोड़ रुपए के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में। जोमेटो भी फोकस में रहेगा। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि स्विगी की जो आईपीओ है 11,700 करोड़ का, उसका आईपीओ प्राइस बैंड 371 टू 390 रुपीज़ पर शेयर के बीच रह सकता है और 6 नवंबर से ये आईपीओ खुल सकती है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो लोढ़ा फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन लगभग 20% स्टेक जो है रखेंगी मैक्रोटेक डेवलपर्स में। एक टाइप से एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोटर ने प्लेज किया है अपनी शेयर्स को। कालपात्रू प्रोजेक्ट की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी है जहां पे वो 1000 करोड़ रुपए जुटाएंगे QIP के ज़रिए। और वही NTPC की बात करें तो NTPC ग्रीन एनर्जी की IPO की जो है सेबी की मंजूरी मिल गई है। ये 10,000 करोड़ का IPO रहने वाला है। अब बात करें एजिस लॉजिस्टिक्स की तो यहाँ पे भी बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि उनको जो फुल्ली होल्डी ओन सब्सिडरी है एजिस वोपैक टर्मिनल्स, उनका IPO आ सकता है। वो IPO साइज 4,000 करोड़ रुपए का रहेगा। तो IPO रिलेटेड न्यूज़ फ्लो बहुत देखने मिल रही है जो आपको लिस्टेड प्लेस में आज इम्पैक्ट कर सकते हैं। और हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे एम्बर एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। UBS की रिपोर्ट आई है, मेंटेन न्यूट्रल रखा है लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 4,700 से बढ़ा के 6,600 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि कंपनी की AC और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की ट्रैक्शन जो है वो फेवरेबल है अगर वो डिक्सन टेक से वो कंपेयर करे तो। और ओवरऑल AC बिजनेस और ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नए बिजनेसेस में फोरे करे उसके कारण उनका बुलिश नज़रिया बनता है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है या थीम्स है जो आज हमारे 9 के नवरत्न स्टॉक के लिस्ट में आते हैं। शरद, शुक्रिया आपका 9 के नवरत्न शेयर्स हमारे साथ ये सूची जो है वो शेयर करने के लिए। गुड मॉर्निंग और हैप्पी धनतेरस ET Now स्वदेश के पूरी टीम और साथ ही हमारे सारे व्यूवर्स को। आपके जीवन में धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि की वर्षा हो, ऐसी कामना।
भारतीय बाजार कल अच्छी खासी मजबूती, कह सकते हैं कि जो डाउनफॉल का ट्रेंड था वहां से बाहर निकलता हुआ दिखा, और इस वक्त भी बाजार खुलने के बस चंद मिनटों पहले लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की टीम से हम जान रहे हैं कि आज संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, कहां पर लेवल्स पॉजिटिव हैं, कहां पर लेवल्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए और रेकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट तेजस शाह जुड़ गए हैं। तेजस का स्वागत करते हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस टू यू। बताइए कहां पर है आपकी आज नजर? गुड मॉर्निंग, और आपको और सभी दर्शकों को हैप्पी धनतेरस। पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम को मेरी ओर से हैप्पी धनतेरस। आज का जो मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग एज अ सेक्टर थोड़ा अच्छा लग रहा है, 51,000 का सपोर्ट है निफ्टी बैंक में, जब तक होल्ड कर रहा है थोड़ा बायस पॉजिटिव रहेगा। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से जो दिग्गज है एसबीआई, उसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया था 765 के करीबन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और ब्रेकआउट भी दिया था, और बाजार में करेक्शन के बाद स्टॉक अभी एक अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 765 का, पहला लक्ष्य रहेगा 825 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 850 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो भी निफ्टी 50 में से है, वो भी एक दिग्गज शेयर ही है, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो स्टॉक ने काफी अच्छा करेक्शन दे दिया है, और अभी जो है वो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाउंस लेके स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है, और जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीकली और मंथली काफी स्ट्रांग है। सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए भी ये लेवल काफी अट्रैक्टिव है फॉर बाइंग आईटीसी। तो आईटीसी का स्टॉक हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 465 का, पहला लक्ष्य रहेगा 505 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 525 का। बिल्कुल, तो डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले से आईटीसी और बैंकिंग क्षेत्र पर नजर है तेजस की। आइए हमारे साथ अब आदित्य अग्रवाल वेल्थिफाई.इन के को फाउंडर भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य, हैप्पी धनतेरस टू यू। बताइए आपकी नजर, आपका अप्रोच क्या है मार्केट पर, और कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग, धनतेरस की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, ईटी नाउ की पूरी टीम को और सभी गेस्ट को धनतेरस की शुभकामनाएं। मार्केट में देखिए तो थोड़ा एक पुल बैक आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि काफी स्टॉक्स जो ओवर सोल्ड हो चुके थे वहां पे एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो टाटा मोटर्स पहला ट्रेडिंग बेट रहेगा मेरे एंड से। 850 का एक बहुत अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने, डबल बॉटम है वहां पे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स में 950 का लक्ष्य होगा और 850 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सेकंड है नवीन फ्लोरिन। स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन एक कंसोलिडेशन किया है, स्टॉक होल्ड किया है मार्केट करेक्शन के बीच में, तो मुझे लग रहा है ये रैली कर सकता है यहाँ से अच्छा खासा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नवीन फ्लोरिन पे टारगेट लगाना है 3800 का और स्टॉप लॉस लगाना है 3170 का। तो मार्केट खुलने को हो रहा है, 1 मिनट के बाद बाजार खुल जाएगा। निफ्टी में आज जो शुरुआती झटका है वो सिर्फ 10 पॉइंट का होगा, यानी कि गैप के साथ जो गैप डाउन कर रहा है 10 पॉइंट का है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही समझो आप। निफ्टी बैंक 145 पॉइंट ऊपर 51,400 पे खुलेगा, पहला टिक वहीं आएगा। देखते हैं उसके बाद फिर कैसे चलता है। देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी, थोड़ा साइडवेज हो सकता है पहले कुछ समय के लिए, बाद में जैसे मोमेंटम बनेगा वैसे ड्रैग करता जाएगा। ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ की ड्रैगिंग हो सकती है। हालांकि कल थोड़ा विक्स टूटा हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1429 का कल विक्स बंद हुआ, एक समय तो हम 15 को भी पार कर गए थे, तो वहाँ से एग्जैक्टली हम 1 पॉइंट नीचे आए हैं, और 1 पॉइंट नीचे आने पर हम काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, दोनों में आज शुरुआती गेन गैप का नहीं है, जबकि दोनों की कल क्लोजिंग ठीक ही थी। HDFC की तो नहीं थी, बट हाँ रिलायंस की क्लोजिंग ठीक थी। बट आज दोनों में हल्का हल्का सा गैप डाउन खुल रहा है। मैं अगर आपको अडानी ग्रुप के शेयर्स बताऊं तो वहाँ पे हल्की हल्की बढ़त के साथ ज़्यादातर शेयर्स खुल रहे हैं। तो अडानी वर्सेस अंबानी जो मेजर मार्केट कैप वाली कंपनीज़ हैं, वो उतना बुरा नहीं है आज मार्केट का, वैसे ओपनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो। 2-4 शेयर और भी हैं जो आज टॉप गेनर्स बनेंगे मार्केट के, ज़रा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इनफैक्ट मार्केट खुल ही रहा है, सीधा वहीं से ही चेक कीजिएगा। तो आज NTPC, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स आपको बढ़कर देखेंगे। सन फार्मा थोड़ा डिफेंसिव आज स्टार्टिंग में रहेंगे शेयर्स। 1200 शेयर एडवांसेस के साथ आए, पहला टिक लाल निशान के आने के बाद सीधा हरा निशान
और इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट होते हुए निफ्टी बैंक के अंदर 170 पॉइंट की बढ़त है। सेंसेक्स भी इस समय लाल निशान में आ चुका है, बट बहुत बड़ी गिरावट नहीं है मार्केट की। शुरुआत में मैं बोलूँगा ये जो गिरावट है ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन के फेज़ का एक हिस्सा है। इसमें ना तो आप नेगेटिविटी ढूंढिए, ना ही इसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढिए, जब तक 5, 10, 15 मिनट और ना निकल जाएं। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 1/4% के आसपास की बढ़त है, तो इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मेजर इंडाइसेस लाल निशान में, बट एडवांस डिक्लाइन ठीक है, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की रेशो भी काफ़ी हद तक काउंट होती है। अब आ जाते हैं आज के टॉप गेनर कौन कौन से, पहले जरा वो स्क्रीन पर दिखाना। NTPC दिखाओ, डॉक्टर रेड्डीज दिखाओ, सन फार्मा दिखाओ, अडानी पोर्ट्स दिखाओ। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में आपको बेहतर दिख रहे हैं, जिनके पास बढ़त करीब 1% की है। ICICI बैंक भी आज आपको वापस से हरे निशान में दिखेगा और SBI भी आपको हरे निशान में दिखेगा। बैंक के 2 बड़े दिग्गज आपको शुरुआत में अच्छी बढ़त के साथ दिख रहे हैं। दूसरा, आज कमज़ोर कौन सा है? इन्फोसिस कमज़ोर है। भारतीय एयरटेल के नंबर्स हैं, उसकी वजह से कमज़ोरी आज लेके खुला है और LNT के अंदर आज हमको शुरुआती दबाव देखने को मिल रहा है। तो एक कुछ शेयर्स और भी हैं जो आपको दबाव के दिखे। ये जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर फायर हो रहे हैं, साथ में वो 5-6 शेयर्स जो बड़े शेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, TCS, इन्फोसिस, HUL और LNT, ये 6 बैंक अच्छे शेयर्स इनफैक्ट फटाफट से दिखाते जाओ ताकि आइडिया लग जाए कि वेटेज वाले शेयर्स के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। मार्केट में छोटा सा एक झटका लगा, करीब 50 पॉइंट नीचे आ चुका है, लेकिन एक कंसोलिडेशन का हिस्सा ही है, इसको ऐसे ही मानिएगा, क्योंकि जब तक 24,200 नहीं जाता, एक राउंड की लेयर कल मार्केट ने 24,200 की बिछा दी है 24,000 के लेवल के जस्ट आगे। तो इसलिए जब तक 24,200 नहीं जाता कोई खास पैनिक की बात नहीं है और इसको कंसोलिडेशन के तौर पर देखना चाहिए। ज़्यादातर शेयर्स जो आपके सामने भी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने फायर किए, उसमें ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बटा सा हुआ मार्केट है, वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आपको एडवांस डिक्लाइन की रेशो में भी दिख रहा है और वो काफ़ी हद तक सेक्टर की चर्निंग में भी दिखेगा आपको। तो कुल मिला के वैसा ही है। आज जरा सीमेंट वाली कंपनीज़ पे ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी अंबुजा, इंडिया सीमेंट, 2 आज हमारे सुबह ही मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने आपको बताए थे। सीमेंट की ज़्यादातर कंपनीज ठीक दिख रही है। दूसरा पॉइंट है, जो भी खबरों वाले शेयर्स हम टिकर बैंड में आपके सामने डाल पा रहे हैं कि उसमें न्यूज़ क्या आती और मार्केट का रिएक्शन क्या है। देखते हैं अभी और क्या होता है। फ़िलहाल तो इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर है, ये 14.55 के आसपास चल रहा है। थोड़ा ये कूल ऑफ होगा तो बाज़ार के अंदर और राहत की सांस आ जाएगी। तो फिलहाल शुरुआत में बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए, बैंक निफ्टी का जो कुशन एरिया है वो 51,200, 51,000 और 50,800, 200 पॉइंट पे ठीक से सपोर्ट बनते हुए दिखेंगे आपको। अब आ जाते हैं जरा और शेयर्स पे जो आज मार्केट के अंदर मोमेंटो अपना दिखाते हैं, अपने दम दिखाने की कोशिश करें। JSW इंफ्रा करीब 5% ऊपर, फेडरल बैंक के नंबर आए 4% ऊपर, IGL 3% ऊपर, PNB 2% ऊपर। ये सब बड़े शेयर्स हैं जिनके पास आज 2% से ज़्यादा की मजबूती आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। IOC आज टूट गया नीचे, वरुण बेवरेजेस के अंदर नुकसान है, इसके अलावा टोरेंट फार्मा भी है जिसके अंदर आज आपको शुरुआती नुकसान दिखेगा करीब 2% के आसपास का। मार्केट खिसकते 82 पॉइंट नीचे आ चुका है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अब कांटे की टक्कर में तब्दील हो चुका है। यही बात हमने सुबह भी आपके सामने रखी थी कि कल जैसा कॉन्फिडेंस आज हमारे पास नहीं है। आज हम थोड़ा मार्केट को साइडवेज होकर कंसोलिडेट होकर देखना चाहते हैं और मेरा ये मानना है कि अगले 2-4 दिन मार्केट अब ऐसे ही रहेगा ठंडा। बहुत एग्रेशन एकदम से स्पीड से आ जाएगा, इसके चांसेस कम हैं। कल 24,500 के आसपास की क्लोजिंग मिलती तब मज़े की बात थी, लेकिन मार्केट ने क्लोज नहीं किया। 51,500 के ऊपर ना तो फ्यूचर्स ना ही स्पॉट बैंक निफ्टी का आया। तो कल का दिन वैसे ठीक था, लेकिन अगर लेवल्स की क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक राउंड का हमने मौका भी चूका है। कल एग्रेशन ज़ोरदार था, मार्केट उसका फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन कोई खास बड़ी दिक्कत की चिंता की बात नहीं। पहले 10-15 मिनट देखने देना, फिर उसके बाद चीज़ों को आप बांध करना, कोई बड़ी बात नहीं। ये 62 पॉइंट कवर भी हो जाए, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं लगता। अब आपके सामने हीट मैप्स हैं। निफ्टी में सबसे ऊपर NTPC, BEL, ICICI बैंक है। डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर भी करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती है। अब ये 1300 रुपये का हो गया, ये कल स्प्लिट हुआ है, एक्स हुआ एक्चुअली है, ठीक। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे फेडरल बैंक के नंबर्स का असर दिख रहा है। SBI मैम की आज की कॉल थी, रचना वैद्य की, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो कमज़ोर है उसमें एक्सिस और बंधन और IDFC फर्स्ट बैंक है। इसके अलावा IT का हीट मैप है, इसमें आप TCS, इन्फोसिस में आप और अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहे होंगे, बट विप्रो, एम्फेसिस आज आपको हरे निशान में स्क्रीन पर नोटिस होंगे। फटाफट से फायर करती जाइए हीट मैप। फिर हम आपको ऑटो का भी दिखा देते हैं एक बार ज़रा, और रियल एस्टेट का भी दिखाते हैं। इन दोनों को भी देख लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। FMCG भी आपकी स्क्रीन पर है, ये थोड़ा मिक्सड एंड मैच रहेंगे, इसमें बहुत सेलेक्टिव होकर काम करना आप। सारी कंपनीज एक जैसे नहीं है और सबका साइज़ बहुत बड़ा है,
एक कंपनी बहुत ही बड़ी है तो एक कंपनी बहुत ही छोटी है, दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते आप। ये रियल एस्टेट के इंडेक्स है, आपके अंदर DLF, ओबरॉय और शोभा जैसे शेयर्स आपको यहाँ पे ठीक बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही ऑटो का भी दिखा दीजिएगा, और मारुति के नंबर आ रहे हैं तो शुरुआत में आपको उसमें मारुति भी दिख सकता है, नहीं तो दूसरे शेयर्स भी आपको दिखेंगे। मेटल्स के अंदर आज सेलेक्टिव बाइंग हो रही है फिर से, ज़्यादातर मेटल्स की शेयर F&O बैन में भी है, तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेट होकर काम कीजिएगा। ये हीट मैप में ऑटो का इंडेक्स है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं M&M और मारुति के अंदर आधे से 2% तक की गिरावट है, और आयशर मोटर सिर्फ 1.5% ऊपर है। मार्केट में मोटा मोटी जो आज काम काज हो रहा है बहुत ही स्पेसिफिक होगा। इंडाइसिस पूरी तरह से रेंज में है, 80 पॉइंट का गोता लगाने के बाद अब करीब 68 पॉइंट का गिरावट है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर जो बढ़त थी वो आधी हो चुकी है, सिर्फ 66 पॉइंट की ही गिरावट बढ़त बैंक निफ्टी पर है। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, शुरुआती वॉल्टिलिटी बरकरार है और ख़ास तौर से इंडेक्स में तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ हमने ज़रूर देखा है, पर इंडिया विक्स भी आप ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पे फ़िलहाल 2% की तेज़ी है। पर चलिए, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके उनके पिक्स लेना शुरू करेंगे। और किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, और साथ ही मार्केट खुलने के बाद किरण कहाँ पर है आपकी नज़र? विप्रो आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हमने विप्रो लास्ट टाइम 2 बार रीरेट किया था, आज भी अच्छी तेजी के साथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के बाद अभी डेज हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब ओपनिंग के बाद हमें कहीं ना कहीं बैंकिंग के अंदर काफी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव लग रहा है, तो सिटी यूनियन बैंक आप देख सकते हो। सिटी यूनियन बैंक अभी 173 174 के बीच में चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस, जो एग्रेसिव स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 170 का रखना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 200 तक की रेंज यहाँ पे देख सकते हो, तो सिटी यूनियन बैंक करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करके जा सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक करेंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो शुरुआत के बाद ही जो है टिक्स आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल 8% की यहाँ पर तेज़ी है, पर ऊपर के टारगेट्स हैं किरण के। यहाँ पर ध्यान रखिए, कल जो PNB के नतीजे आए उन्होंने थोड़ा सा मूड ज़रूर सुधारा है पूरे बैंकिंग स्पेस का। पर आदित्य, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? सृष्टि, हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ये स्टॉक एक ऐसा है जो कि एक बड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन आया इसमें, और अब कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है स्टॉक। काफी अटेम्प्ट कर रहा है अच्छा ये ब्रेकआउट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक ऐसा है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में। करंट लेवल्स पे ऐड करिए, टारगेट यहाँ पे आएगा 600 और 620 का, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 510 का। सो 510 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 600 620 के लक्ष्य के लिए। और मॉर्निंग में जो 2 ओपनिंग ट्रेड्स दिए थे वो अभी भी इंटैक्ट है, टाटा मोटर्स और नवीन फ्लोरिंग का स्टॉक फ्लैट है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी अगर फ्रेश लॉन्ग लेना हो तो। ठीक है, तो फ्रेश लॉन्ग जो है आप हिंदुस्तान जिंक में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी है, पर 600 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 510 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर चंदन, अब आपसे समझना चाहेंगे, कोई अपडेट है चंदन तो वो भी शेयर कीजिए, और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स। बिल्कुल, देखिए फ्रेश कॉल के हिसाब से मैं बलरामपुर चीनी पे फोकस करूंगा। षष्ठी जी, फेस्टिव सीजन है और कहीं ना कहीं मूड और माहौल है वो शुगर काउंटर्स पे पॉजिटिव हो रहा है। बलरामपुर चीनी मेरे को सेटअप अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। बलरामपुर पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट अब थोड़ा सा ऊपर करके 620 करना चाहिए, ऊपर में 655 के टारगेट के लिए। 655 के टारगेट्स यहाँ पे ध्यान रखिए। 615 यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बलरामपुर चीनी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि मीठे रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को ज़रूर देकर जाए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और तेजस, आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र, कौन से स्टॉक कॉल्स हैं आपके? जैसे कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि बैंकिंग एज अ सेक्टर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है और आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा टॉप पिक है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी काफी अच्छे आए और चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने कल गैप अप ओपनिंग दिया था और स्टॉक अपनी जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है, और एक मिनी ब्रेकआउट आया था डेली चार्ट पे 1285 के ऊपर।
और रिस्क रिवॉर्ड भी अभी काफी अच्छा बैठ रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1260 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1345 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1375 का। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी आप रखिए नज़र। देखिए बैंकिंग काउंटर्स में तेज़ी बन सकती है, ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है। किरण की कॉल आई सिटी यूनियन बैंक में, एसबीआई पर भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव नज़रिया था। साथ ही अब आईसीआईसीआई बैंक भी चलने के लिए तैयार है, ऐसा तेजस का मानना है। तो बैंकिंग पे आप ज़रूर नज़र रखिए और निफ्टी बैंक पर भी, क्योंकि देखिए शुरुआती वॉलेटिलिटी के बाद अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा बिल्ड डाउन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। 130 अंकों की यहाँ पर तेज़ी है। पर हाल फिलहाल बैंकिंग स्पेस में अगर देखें तो सबसे अच्छी तेजी के साथ जो लीड कर रहा है वो है फेडरल बैंक। हमने सुबह भी हमारे एक्सपर्ट से राय ली थी, आई थिंक राहुल शर्मा थे हमारे साथ, उनसे हमने समझा था आई डोंट थिंक मौका मिला है यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेने का, क्योंकि शायद 5% के आसपास ही फेडरल बैंक की शुरुआत हुई थी। पर उनका भी यही मानना था कि 180 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और 200 रुपए के वो इमीडिएट टारगेट्स बता रहे थे। तो अगर किसी के पास है तो एटलीस्ट 200 रुपए ध्यान में रखें, उसी के आसपास ही है ये स्टॉक। उसके बाद अगर उसको होल्ड करता है तो इसको रिव्यू ज़रूर करेंगे। पर इस बीच कई सारे काउंटर्स हैं जहां पे आप देखिए बैंकिंग स्पेस से पीएनबी, जिसके अच्छे नतीजों का हम जिक्र भी कर रहे थे, यहाँ पे फिर से 0.3% की तेज़ी है। और कुछ एक बैटरी काउंटर्स, कल देखिए हमने हमारा राजा पर व्यू लिया था, 2-3% की तब तेज़ी थी, पर इंट्रा डे ही उसमें 7% के रिटर्न्स थे और आज फिर से 2% से ज़्यादा का उछाल है। कल मुझे याद है अवनी के भी रेडार पे एक्साइड इंडस्ट्रीज आया था, वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी थी। एक बार चंदन मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या ये बैटरी रिलेटेड प्लेज में कोई ट्रैक्शन बनते हुए दिख रहा है? हमारा राजा एक्साइड कोई स्टॉक जो कि आपको लगता है अभी भी यहाँ पे मौके हैं? देखिए एक्साइड में ऐसा लग रहा है काफी सेल ऑफ देखने को मिला और अब प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट होने के बाद सपोर्ट बेस्ड बाइंग बननी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है 445 एक मेजर सपोर्ट है और सपोर्ट से एक बार के लिए 490 तक के स्विंग आपको एक्साइड में मिलना चाहिए। 90 तक के स्विंग्स जो हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में आते हुए दिख सकते हैं। काफ़ी सेल ऑफ के बाद एक रिकवरी की उम्मीद यहाँ पे ज़रूर जताई जा रही है। डायग्नोस्टिक स्पेस में से आज थायरो केयर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है। एक बार आपसे समझेंगे आदित्य, कैसे देख रहे हैं आप थायरो केयर को चार्ट पे? क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने 1-2 दिन के हाइस्ट को क्रॉस करके ऊपर निकला है और जब ये चलने पर आता है स्टॉक तो काफ़ी बड़े मूव्स देता है। आपकी क्या एनालिसिस है इस पर? बिल्कुल सृष्टि, इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमने रेकमेंड भी किया है टॉप दिवाली बेट पे हमारे रिपोर्ट में। करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं हम ये स्टॉक, क्योंकि बहुत शानदार एक अपमूव हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ऊपर आ रहा है और अगर मैं आरएसआई और मैगडी देखूं तो वो भी सपोर्ट कर रहा है बुलिश व्यू को यहाँ पे। तो 1050 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे और हमको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 920 के नीचे का। सो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर देखें तो बहुत शानदार लग रहा है। ये ऑलमोस्ट आपको 100 रुपए का अपसाइड दे रहा है और नीचे में आपको डाउन साइड इसमें सिर्फ 40 रुपीज का आता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थायरो केयर हम देख रहे हैं 4.25% की तेजी और यहाँ से भी और ज़्यादा बढ़त के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को फिर से देखेंगे और जिस तरह से कल भी हमने देखा निफ्टी करीब 24,492 के इंट्राडे हाईज दिखाने के बाद 24,500 के ही स्तर हैं जहाँ पर तगड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज की शुरुआत की भी अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ज़्यादातर बैंक निफ्टी में बड़ा ही वॉलेटाइल सेंटिमेंट शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर से नीचे की तरफ अब अगर आप देखेंगे 24,285 के स्तर पर नजर रखनी चाहिए निफ्टी के लिए। निफ्टी के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे और यहाँ से आगे बिकवाली हावी हो सकती है। उसके ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 24,500 के स्तर तो है ही जिसे वॉच आउट करना होगा। बाजार के सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव रहें तो फिर 24,650 ऊपर की तरफ और अगर 24,285 के नीचे जाता हुआ दिखे तो 24,125 के स्तरों पर नीचे की तरफ बिकवाली का दबाव हावी हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स आपको बाजार में कई सारे स्टॉक्स, कई सारे पॉकेट्स मिल जाएंगे जहां पर एंट्री लेवल्स नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा जब आप एंट्री लेंगे क्योंकि कॉशियस नजरिया बाजार में अब भी अपनाना है। चंदन, बलरामपुर चीनी की मिठास बाजार से ठीक पहले भी आपने बात कही थी और उसके बाद भी रिविजिट किया आपने, लेकिन साथ ही आईटी पैक को आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि आईटी सेक्टर में हमने देखा मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिल रहा है। चुनिंदा कंपनियां हैं जो कि आज बाजार की शुरुआत के साथ भी तेजी दिखा रही थी। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजीज, एम्फासिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स रहे। आईटी का पैक है उससे टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चंदन, आईटी में पर्टिकुलरली HCL टेक्नोलॉजीज पर आपकी राय या फिर एम्फासिस, विप्रो भी शुरुआती तेजी दिखा रहे हैं?
अगेन बेस्ट विशेस फॉर द न्यू इनिंग एंड धनतेरस है एंड आपके साथ होने रहे. आई थिंक nothing can be better than this. So may continue to spread your positivity and the market knowledge. And thanks for supporting so many audience. Talking about market, अब देखिए बिल्कुल फेस्टिव सीजन है और धनतेरस है तो मिठास तो होनी चाहिए और ईटी नाउ स्वदेश और आपके साथ ये मिठास बढ़ती रहे दर्शकों के लिए. HCL टेक बिल्कुल एक पॉजिटिव बायस है हमारा. HCL टेक आप देखोगे लगभग 10 दिनों से मल्टीपल बैरियर है, लगभग 1880 वहां पे प्रेशर ले रहा है. जिस दिन 1875 1880 निकला 4 से 5% की रैली बनेगा तो 1875 के ऊपर कंडीशनल ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे पिक किया जा सकता है. दूसरा आप देखोगे कहीं ना कहीं कॉफोर्स पे भी हमारा पॉजिटिव व्यू है बट 3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है. हम यहाँ पे क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि 7780 के ऊपर होल्ड कर जाए. 7780 के ऊपर होल्ड करते यहाँ पे 4-5% की और रैली बन जाएगी. तो 2-3 जो भी मेजर IT दिग्गज है वहां पे डिक्लाइंस पे बाइंग है बट हल्के से फॉलोअप चाहिए. फॉलोअप आते यहाँ पे बड़े मोमेंटम बनेंगे. तो HCL टेक और कॉफोर्स दोनों मेरे रडार पे और ऐसा मानना है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए. ठीक है, HCL टेक्नोलॉजीज और कोफोर्ज IT पैक से दोनों रेडार पर चंदन के और बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से डेवलप होता हुआ जरूर नजर आ सकता है. किरण जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस टू यू एज वेल. IGL के काउंटर को एक बार पुल अप करेंगे. IGL के नतीजे आते हुए दिखे और मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स बिल्कुल कहे जाएंगे लेकिन उसके ठीक बाद स्टॉक जब आज ओपन हुआ अच्छी मजबूती करीब 3% की तेजी दिखाई. इस वक्त अगर देखें 5% की बढ़त के साथ कामकाजी मुनाफे में हमने करीब 8% की कटौती देखी लेकिन आय और मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखें नंबर्स जो हैं ठीक ठाक रहे. IGL 422 के लेवल्स पर, किरण आपको कैसा लग रहा है? सो धनतेरस की और दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं. ओवरऑल अगर हम IGL की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर एक अच्छा खासा रन अप आया था. वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई, एक स्टीप प्रॉफिट बुकिंग आई. मोमेंटम इंडिकेटर आप IGL का देख लीजिए, MGL का देख लीजिए, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रेडरी से हम देख रहे हैं कि ये बाउंस आ रहा है. अब ये बाउंस कितना टिक पाता है नहीं टिक पाता है वो एक क्वेश्चन है क्योंकि हम देख रहे हैं कि IGL के अंदर 420 से लेके 430 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था. लास्ट टाइम वहां से एक जो रैली आई थी कहीं ना कहीं ऊपर में 550 तक गई थी तो वापस स्टॉक उसी जोन के अंदर है. तो मेरे हिसाब से अभी भी 1-2 दिन दीजिए. अगर 430 के ऊपर निकल जाता है तो कंडीशनल बाय रहेगा हमारा. 430 के ऊपर निकलता है तो ही IGL में लॉन्ग करना चाहिए. 430 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए, 410 का स्टॉप लॉस रखिए. 430 के ऊपर अगर टिक जाता है स्टॉक तो चांसेस है 470 480 तक की आपको रैली देखने को मिल सकती है. तो IGL में कंडीशनल बाय रहेगा. और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपको अगर लॉन्ग करना हो तो महानगर गैस MGL लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. हालांकि आज तो डी लोस के आसपास चल रहा है लेकिन 1400 के आसपास काफी अच्छा एक बेस है. जिस तरह से IGL में 420 430 है वैसे MGL में भी आप देख सकते हो कि अगर 1400 का लेवल नहीं ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी आप रिवर्सल देख सकते हो. के साथ साथ MGL भी किरण जी के रेडार पर यहाँ खरीदारी के लेवल्स नजर आ रहे हैं. 1413 के स्तरों पर एंट्री पॉइंट यहाँ पर डेवलप होते हुए दिख रहा है. इस वक्त अगर आप देखेंगे हल्की फुल्की सी बिकवाली के साथ ही ट्रेड करता हुआ. इस वक्त अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के मूड माहौल को समझेंगे, PSU बैंक का खेमा, रियल एस्टेट सेक्टर का खेमा, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ये सारे के सारे पैक हैं जो कि बाजार को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं. वही निफ्टी के पुलर्स की कैटेगरी यानी कि सबसे ज्यादा मजबूती जो स्टॉक्स दिखा रहे हैं इस लिस्ट में भी सबसे आगे बैंकिंग प्लेयर्स हैं. ICICI बैंक ने बाजार को लगातार 2 हफ्तों से अच्छा खासा संभाला है. NTPC, L&T, SBI, आइशर मोटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जहां पर मजबूती इस वक्त नजर आ रही है. आदित्य, सिप्ला कंपनी के नतीजे आ जाने वाले हैं और नतीजों का अनुमान ऑलमोस्ट मुनाफे के फ्रंट पर करीब 8% की बढ़त का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं. नतीजों से ठीक पहले डाउनसाइड ट्रेड करता हुआ सिप्ला और साथ ही फार्मास्यूटिकल स्पेस में अगर कहीं और कोई नजर आपकी? पहले बात कर ले तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा जरूर बन रहा है. यहाँ पे ऊपर से एक अच्छी खासी बिकवाली आई है. 1460 का एक इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक में. अगर वो ब्रेक करके स्टॉक उसके नीचे सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बिकवाली और गहरा सकती है और नीचे में यहाँ पे 1400 के लेवल्स को भी फिर टेस्ट कर सकता है स्टॉक. मैं वेट एंड वॉच करना चाहूंगा. सिप्ला में नतीजों का वेट करूंगा. नतीजों के बाद अगर स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ट्रेड करता है 1520 के ऊपर तो ही मैं फिर फ्रेश लॉन्ग लेना चाहूंगा 1460 का स्टॉप लॉस लगा के. अगर हम यहाँ पे ओवरऑल फार्मास्यूटिकल पैक की बात कर ले तो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस है स्टॉक्स में. कुछ स्टॉक्स वीक लग रहे हैं, कुछ स्टॉक्स स्ट्रांग लग रहे हैं. जैसे कि अगर हम सन फार्मा की बात कर ले तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है. 1950 का एक रेजिस्टेंस अगर उसके ऊपर निकाल के ट्रेड करता है तो आपको 2000-2050 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. और उसके अलावा अगर हम एलेम्बिक फार्मा की बात कर ले तो वो भी एक स्टॉक है जो कि काफी शानदार तेजी के साथ मूव किया था
और एक बहुत अच्छे सपोर्ट के पास आके स्टॉक रुक गया अपने 200 डीएमए पर, वहां से बाउंस बैक दिखा रहा है। तो 1000 रुपए का सपोर्ट है यहाँ पे, और ऊपर में आपको 1200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो एलेम्बिक फार्मा और सन फार्मा, ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं फार्मास्यूटिकल पैक में जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। सन फार्मा, दोनों स्टॉक्स फार्मा पैक में यहाँ पर रेडार पर। तेजस, आपसे जानना चाहेंगे पीएफसी, ये स्टॉक जो है पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं एक रनअप जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीएफसी के सामने आरईसी में इतना परफॉर्मेंस इस वक्त आप नहीं देखेंगे, लेकिन एक शार्प अप मूव पीएफसी में आज के सत्र में शुरुआत के साथ भी देखने को मिला। कल दोपहर को भी हम देख रहे थे, इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 5% की मजबूती दिखा चुका है। पीएफसी 455 के लेवल्स पर क्या कोई राय बनेगी? देखिए, पीएफसी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक अभी रिसेंटली एक डबल बॉटम बनाया 425 और 430 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक लगातार अपनी लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 449 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बायस थोड़ा पुल बैक रैली की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। मेजर रैली अगर आएगी तो वो उसके लिए स्टॉक को 480 से लेके 483 का लेवल सरपास करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये दिस इज जस्ट अ पुल बैक रैली जो स्टॉक को 480 483 तक लेके जा सकता है, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 430 के करीबन। और आरईसी की हम बात करें तो आरईसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली बेटर है, और स्टॉक अपनी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर रहा है, जो करीबन है 505 के करीबन। तो पुल बैक रैली के लिए प्ले कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 505, और इसमें लक्ष्य रहेगा 550 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 557 का। कुछ और स्टॉक्स भी हमने निकाले हैं जहाँ पे आज अच्छा मूवमेंट है। एक बार जरा पिरामिल फार्मा दिखाना, पिरामिल फार्मा। चंदन सर एक बार जरा रखना, देख के बताना, मैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक इसको रखना चाहता हूँ। पीपीएल फार्मा के नाम से शेयर मिलेगा आपको, जरा देख के बताइए, इसको रख सकते हैं क्या? रखना चाहिए, जो सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है 40-50% का रनअप बनना चाहिए। ओवरऑल देखें स्टॉक लगातार पिछले 7-8 महीने से हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बना रहा है। मंथली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशंस के बाद में नया एक्सटेंडेड मूव देखने को मिला है, तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल मेरा मानना है कि 215 के पोजिशनल सपोर्ट रहेंगे। जो पोजिशनल टारगेट बन रहा है वो 300 से लेके 325 तक के बन रहा है। ठीक है। आज वैसे सरकारी कंपनीज में भी मूवमेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, रेल विकास दिखाना, आरवीएनएल दिखाओ, गार्डन रीच दिखा सकते हो, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, रेलटेल कॉरपोरेशन। फिर से आज सरकारी कंपनीज में कुछ बाइंग है। इसमें एक काम और करते हैं, इसमें ज़रा ये इंद्रप्रस्था गैस, ये गैस से जुड़ी हुई कंपनी, आज का मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार तेजस जरा आईजीएल चेक करना। आईजीएल में आपको पता है ना, रिसेंटली काफ़ी गिरावट आ गई थी, वो एपीएम प्राइजेस को लेकर आई थी एक ही दिन में। उसके बाद से आज पहली बार ये अटैम्प्ट ले रहा है। अगर आप वीकली कैंडल्स चेक करोगे तो, अगर आप मंथली कैंडल्स चेक करोगे तो, अगर आप डेली कैंडल्स चेक करोगे तो भी तो पहली बार ग्रीन कैंडल्स देखिए आउट ऑफ 6-7 नेगेटिव कैंडल्स के बाद। देख के बताइए कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, कितनी पावर है पुल बैक की। देखिए, आईजीएल की हम बात करें तो वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो 22 मार्च के करीबन ये स्टॉक ने एक 397 का बॉटम बनाया था, और स्टॉक अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो 403 के करीबन का सपोर्ट लेके हल्का सा बाउंस दिया है। तो 397 से लेके 403 के करीबन काफी अच्छा बेस है, और स्टॉक का काफी ओवरसोल्ड है। अगर इसकी आरएसआई देखेंगे तो कल के सत्र में 15 के नीचे चली गई थी, तो थोड़ी हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है, बट कोई मेजर स्ट्रेंथ है नहीं। ये पुल बैक रैली में अगर 440 से लेके 460 तक के लेवल मिलते हैं तो मेरे हिसाब से किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। एक ट्रेड मेरे को आपसे पता करना है एक्चुअली में ना, बैंक निफ्टी की कल है वीकली मंथली एक्सपायरी है। 51,500 51,500 की कॉल पुट, दोनों एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाना, दोनों एक साथ दिखा सकोगे तो और अच्छा है, दोनों के प्राइस आमने सामने दिखेंगे। एक चल रहा है 175 रुपये के आसपास, एक चल रहा है करीब 345 रुपये के आसपास। कॉल चल रही है 175, ऐसी अगर आप पुट दिखाओगे तो 345 के आसपास की है। पलड़ा बराबर का देख रहे हो कि दोनों इस समय फ्लैट हैं, लेकिन ये दोनों के प्राइजेस ऐसे नहीं रहेंगे। पहले एक को शूट किया जाएगा, दूसरा गलेगा। तो ज़रा मेरे को बताइए, इसमें से 51,500 की कॉल लेनी चाहिए कि पुट लेनी चाहिए, या फिर दोनों गलने जा रही हैं? दोनों में राइटर्स को आना चाहिए, कॉल भी गलेगा पुट भी गल जाएगा, कुछ नहीं होगा।
आदित्य आवाज आ रही है आपको? डिम्पी जी मेरे लिए दिखा? जी बिल्कुल। यस यस, आपके लिए सर हाँ सवाल कॉल पुट का। हाँ, तो मुझे लग रहा है एक बार पहले कॉल लेना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा पुल बैक यहाँ पे बैंक निफ्टी में आना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा आपको नहीं लग रहा है, 51,800 51,800 से 52,000 मैक्सिमम मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में ऊपर आएगा, उसके बाद वापस कूल ऑफ होगा। ये एक रेंज में ही ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी दोनों अगर हम देख ले तो। इमीडिएट बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लग रहा है मार्केट्स में आने वाला है। एक बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है और एक फर्स्ट पुल बैक के बाद एक सेलिंग प्रेशर भी आता है, तो हम वही देख रहे हैं आज मार्केट में। मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाए यहाँ पे, तो उसी लिहाज से पहले कॉल हमें एक बाइंग करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। अगर हम 51,500 का कॉल लेते हैं करंट लेवल्स पे, तो यहाँ से आपको कम से कम भी उसमें 10 से 15% का अपसाइड तो इजीली देखने मिलेगा। 10 से 15% तो वैसे सर कम है, काफ़ी कम है मैं बोलूँगा। अगर मैं 10% पे जोड़ दूँ सिर्फ 17 रुपये बनेंगे, 15 रुपये भी 15% पे जोड़ दूँ ना तब भी सिर्फ 24-25 रुपये जाके 30 रुपये जाके बनेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा वेट एंड वॉच में डाल देते हैं। आपने हमसे ये कहा है कि एक 51,500 वाली कॉल पे हमको ध्यान रखना है, मैं इसको नोटिस में डाल देता हूँ। जिसको लेना हो भले छोटा ट्रेड ले ले, छोटा ट्रेड लेना चाहता है तो। एक काम और करते हैं, विनय रजानी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, HDFC सिक्योरिटी से। वो आपको बताएंगे दिवाली की बहुत ही शानदार बोनस पिक्स हमने निकलवाई हैं, तो सब एक्सपर्ट्स अपने अपना एक तरफ से बोनस दे रहे हैं दिवाली का। तो विनय रजानी से आज पता करते हैं कौन सा बोनस है। विनय जी बताइए प्लीज़। नमस्ते। नमस्ते डिम्पी जी, 18 नाउ स्वदेश की पूरी टीम को और हमारे दर्शकों को सबको धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। तो दिवाली पिक में मैंने सिलेक्ट किया है एक मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक से स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। तो करूर वैश्य बैंक के सबसे पहले तो नतीजे काफी अच्छे थे और हमने देखा है कि नॉट ओनली करूर वैश्य बैंक, काफी सारे मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल एज PSU बैंक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो करूर वैश्य, फेडरल बैंक, DCB इनके नतीजे काफी अच्छे थे। तो एक फर्स्ट साइन ऑफ इंडिकेशन है कि ये रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है। और टेक्निकली भी हमने देखा है कि काफी समय से ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया अगेंस्ट ब्रॉडर मार्केट। तो करूर वैश्य बैंक का सेटअप टेक्निकली काफी कन्विंसिंग है, रेजिलिएंट मूव रही है और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और हमारा हाउस व्यू भी ये बन रहा है कि बैंकिंग एज ए सेक्टर कैन आउट परफॉर्म द ओवरऑल मार्केट। तो करूर वैश्य बैंक के नतीजे प्लस टेक्निकल सेटअप को कंबाइन करते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 217, 218 के करीबन आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि इसमें मेरी एक्यूमुलेट की राय है, हम एक दिवाली पिक के तौर पे एक पोजिशनल व्यू ले रहे हैं, तो इसमें मेरी एक्यूमुलेट की राय रहेगी। तो 50% आप इस भाव के आसपास ले सकते हैं। 50% अगर यहाँ से करेक्शन आता है, 192 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं। और ओवरऑल आने वाले 6 से 8 महीने में इनफैक्ट आप दिवाली तक का, नेक्स्ट दिवाली तक का इसमें व्यू ले सकते हैं, जहाँ पे आप 183 का स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा। और अपसाइड में मुझे लग रहा है करीबन 269 का टारगेट, जो हमने ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स को ये रिकमेंड किया हुआ है और उसका टारगेट 269 का है। तो करीबन 23-24% की इस लेवल से अपसाइड दिख रही है। अगर आप एक्यूमुलेट करते नीचे में एवरेज होता है तो और भी रिटर्न पॉसिबल है। तो मेरी तरफ से और हमारे HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से दिवाली पिक रहेगी करूर वैश्य बैंक फॉर द टारगेट ऑफ 269। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ बता भी दिया, रीजनिंग बता दी और ये भी बता दी कि ट्रेड कैसे करना है। 2 हिस्सों में बांटना है, कुछ अभी लेना है, कुछ थोड़ा बहुत और गिरावट पे प्लस कर लेना। स्टॉप लॉस किसी भी तरीके का 183 का लगेगा। इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर जो भी हो आप, लेकिन टारगेट आप 270 तक भी कैरी कर सकते हो। दिवाली से दिवाली के लिए एक अलग से पोर्टफोलियो बना लो कि मेरे दिवाली कॉल्स है, मैं थोड़ा पैसा यहाँ पे डाल के छोड़ दूंगा, अगली दिवाली पे देखूंगा। तो उससे क्या कि आप अगर स्विंग ट्रेडर भी हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप इन्वेस्टर भी बन जाओगे 1 साल के लिए मार्केट में। ये एक ऐसे तो मौके होते हैं जब मार्केट में आपका एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। विनय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य आपकी कॉल पुट अभी भी वहीं चल रही है, देखते हैं थोड़ा और समय दे देते हैं। अगर आप कार्यक्रम में रहे ना हमारे साथ तो आप मेरे को ना फिर गाइड कर दीजिएगा जैसे सौदा पंच करना हो भी, ठीक है। अभी हम थोड़ा वेट एंड वॉच वाली उस कंडीशन में बैठे हैं। आ जाते हैं जरा आज लॉन्ग पोजीशंस जहाँ भी जिन शेयर्स में बन रही है, एक बार जरा मैं वो पता करता हूँ। किरण सर आपसे जरा पहला ट्रेड होगा, ये पेज इंडस्ट्रीज़ को आज और चल सकता है या फिर हो गया 2.5% बहुत है?
सो पेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास हम देख रहे हैं कि कल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है जो रिवर्सल पैटर्न है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये मूव अपस्विंग रह सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी आपको नीचे के लेवल मिलते हैं जैसे 43,300 200, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 42,900 का रखना है। अगर 42,900 ब्रेक नहीं करता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 45,000 तक की एक रैली भी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू ना देखते हुए थोड़ा लंबा नजरिया रखिए। ठीक है, डन। खैर इस बीच एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। नीलेश जैन जुड़ चुके हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। नीलेश भाई नमस्ते, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको, धनतेरस की शुभकामनाएं आज के लिए। जरा बताइए आपका ऑप्शंस का ट्रेड सर। गुड मॉर्निंग दिव्य जी, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की भी। देखिए आज का जो ट्रेड है वो शॉर्ट ट्रेड है। बजाज ऑटो में लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तर पर 12,500 के हाइज बनाने के बाद लोअर टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। अब यहाँ से स्टॉक 9500 के नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो करंटली एक पुट ऑप्शन 9800 का इसी सीरीज की एक्सपायरी का जो 85 के आसपास चल रहा है, 85 से 88 इस रेंज में इसे खरीदना होगा। 35 का स्टॉप लॉस होगा एंड 201 के टारगेट होंगे। इसका लॉट साइज काफी छोटा है, 75 का है। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 4100 का रिस्क है एंड 8700 का अप्रॉक्सीमेट रिवॉर्ड हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है अगर 201 के टारगेट अचीव होते हैं। तो ओवरऑल अंडरलाइन में हम यहाँ पे 9500 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में हमें वो शायद मूव देखने को मिल जाए। सर ये पुट हमने नोटिस कर लिया, आपके 5800 के पुट है, 85 के लेनी है और 35 रुपये का स्टॉप लॉस है, 201 पे टारगेट है इसका। रिस्क रॉट कैलकुलेटेड है पर लॉट के हिसाब से। नीलेश ने पुट प्लस करवाई है आपको। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।